हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल पे। धातु एवं अधातु चैप्टर का पार्ट 3 हम लोग आज की इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं और ये इस चैप्टर का आखिरी पार्ट है, लास्ट पार्ट है। इस पार्ट 3 के साथ ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। आज जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है धातुओं की प्राप्ति या फिर बोल दो धातुओं का निष्कर्षण। जो भी आप धातु देखते हैं, जानते हैं, आप अपने आसपास बहुत सारे पदार्थ ऐसे देखते होंगे जिसमें धातु का इस्तेमाल होता है। जैसे किचन में आप बर्तन देखते हैं, धातु से बना होता है वो बर्तन। आप इलेक्ट्रिक वायर देखते हैं, यूजुअली कॉपर धातु का बना होता है। आप ब्रिज देखते हैं, पुल देखते हैं, उसमें भी धातु का इस्तेमाल होता है। तो अपने दैनिक जीवन में हम लोग बहुत सारे ऐसे सामग्री देखते हैं जो मुख्य रूप से धातुओं की ही बनी होती है। हम लोग पढ़ेंगे कि इस धातु को कैसे प्राप्त किया जाता है। भाई कहां से ये धातु जो है हमें मिलती है। तो मेनली ये धातु जो हमें मिलती है वो पृथ्वी के भूपर्पटी से मिलती है, अर्थ के क्रस्ट से मिलती है। पृथ्वी की भूपर्पटी धातुओं का मुख्य स्रोत है। मेन सोर्स मेटल्स का भाई क्या है, पृथ्वी की भूपर्पटी है। कुछ धातु आपको समुद्री जल से भी प्राप्त हो सकती है, जैसे कि समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड लवण होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड लवण होता है, ये सब घुले होते हैं। हम जानते हैं ये आयनिक यौगिक है, ये आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं। तो समुद्री जल में ये सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि जैसे कुछ विलय लवण जो है उपस्थित रहते हैं। तो सोडियम क्लोराइड से सोडियम धातु की प्राप्ति हो जाएगी, मैग्नीशियम क्लोराइड से मैग्नीशियम धातु की प्राप्ति हो जाएगी। मुख्य रूप से धातु हमें प्राप्त होते हैं पृथ्वी के भूपर्पटी से। कुछ धातु हमें समुद्री जल से भी प्राप्त हो सकते हैं। पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। इस परिभाषा को आप अच्छे से याद कर लीजिए, डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं, मिनरल कहते हैं। कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफी मात्रा में होती है जिसे निकालना लाभकारी होता है। इन खनिजों को अयस्क कहते हैं। तो सबसे पहले आपको खनिज की परिभाषा याद होनी चाहिए, उसके बाद अयस्क की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। खनिज की परिभाषा बहुत ही सिंपल है। पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। और कुछ खनिज में कुछ धातु जो होती है, कोई विशेष धातु जो है काफी मात्रा में होती है। भाई अर्थ के क्रस्ट से आपने एक खनिज प्राप्त कर लिया, ठीक है। पृथ्वी के भूपर्पटी में पाए जाने वाले, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सारे ही तत्वों और यौगिकों को आप खनिज बोल सकते हो। कुछ खनिज में क्या होता है कि कोई विशेष धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है ना, काफी मात्रा में पाई जाती है, और उस धातु को निकालना लाभकारी होता है, प्रॉफिटेबल होता है। ऐसे खनिज को हम लोग अयस्क बोल देंगे, एक नया नाम दे देंगे कि ये भाई अयस्क है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ये है जिंक सल्फाइड। ये अपने आप में एक यौगिक है जो पृथ्वी के भूपर्पटी से प्राप्त होता है और ये अपने आप में खनिज हो जाएगा। तो जिंक सल्फाइड अपने आप में एक खनिज है, आप इसको खनिज बोल सकते हो। और इस जिंक सल्फाइड में देखा यह गया कि जो जिंक धातु है वो काफी मात्रा में मौजूद है और इस जिंक सल्फाइड से जिंक को प्राप्त करना भी लाभकारी है। तो ऐसे में इस जिंक सल्फाइड को हम लोग अयस्क भी बोल देंगे। एक और एग्जाम्पल लो माइका। माइका भी पृथ्वी के भूपर्पटी से प्राप्त होने वाला बोल सकते हो कि एक पदार्थ है जिसे आप खनिज बोल सकते हो, क्योंकि पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से माइका पाया जाता है, तो एक खनिज है। लेकिन इस माइका से कोई भी ऐसी धातु नहीं है, इस माइका में कोई भी ऐसी धातु नहीं है जो अधिक मात्रा में मौजूद हो और जिसको निकालना लाभकारी है। तो इस माइका को हम लोग अयस्क नहीं बोलेंगे, केवल खनिज बोल देंगे, हो गया। अयस्क नहीं बोलेंगे। समझ में आया। पृथ्वी की भूपर्पटी से जो भी आपको तत्व यौगिक मिल रहे हैं उसको आप खनिज बोल देंगे, लेकिन अयस्क बोलने के लिए कंडीशन है। अयस्क आप तभी बोलोगे जब उस खनिज में कोई विशेष धातु अधिक मात्रा में मौजूद हो और उस धातु को निकालना उस खनिज से काफी ज्यादा आसान हो, लाभकारी हो, है ना, प्रॉफिटेबल हो, आसान भी हो, लाभकारी भी हो, है ना। तो जिंक सल्फाइड से सल्फाइड को हटा देंगे और जिंक को प्राप्त कर लेंगे। जिंक जो है अधिक मात्रा में मौजूद होता है इस जिंक सल्फाइड में। ऐसे ही बॉक्साइट है Al2O3, यहां से एल्यूमिनियम की प्राप्ति होती है, तो ये अपने आप में खनिज है, यहां से एल्यूमिनियम को प्राप्त करना लाभकारी है, ठीक। और एल्यूमिनियम जो है काफी ज्यादा मात्रा में इसमें पाया जाता है, तो हम इस बॉक्साइट को Al2O3 को हम लोग
आराम से खनिज भी बोलेंगे और अयस्क भी बोलेंगे। तो इससे ये आपको समझ में आना चाहिए कि आप हर खनिज को अयस्क नहीं बोल पाओगे, हर खनिज को अयस्क नहीं बोलेंगे, लेकिन हर अयस्क अपने आप में खनिज है ना। पहले देखो कि खनिज है और उसमें देखो कि अयस्क आप बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो। तो हर खनिज अयस्क नहीं है, लेकिन हर अयस्क अपने आप में क्या है, खनिज है, राइट। तो आपको खनिज की परिभाषा याद होनी चाहिए, अयस्क की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। धातुओं का निष्कर्षण कैसे निकालेंगे हम लोग धातु को। मान लीजिए कि आपको खनिज प्राप्त हो गया, ये जिंक सल्फाइड। अब यहां से जिंक आप कैसे प्राप्त करेंगे, यही आपको पढ़ना है आज के इस वाले पार्ट में, है ना। आपको ये खनिज प्राप्त हो गया, अब आप यहां से एल्यूमिनियम कैसे प्राप्त करोगे, ये सब आपको आज के इस वीडियो में पढ़ना है। इसी को हम लोग धातुओं का निष्कर्षण बोलेंगे कि खनिज से आपने अयस्क देखा और अयस्क से आप धातु को कैसे निकालेंगे। तो देखो यहां पर धातुओं की सक्रियता श्रेणी के बारे में आप पढ़ चुके हैं। ये धातुओं की सक्रियता श्रेणी है जो मैंने आपसे कहा था कि कंठस्थ होनी चाहिए, आपको नींद में पूछे तो आपको ये सीरीज जो है ऊपर से नीचे इस क्रम में आपको याद होनी चाहिए। धातुओं की सक्रियता श्रेणी के बारे में आप पढ़ चुके हैं, इसलिए आप आसानी से समझ सकते हैं कि अयस्क से धातु का निष्कर्षण कैसे होता है। अगर आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज जो है याद है तो आप बड़ी आसानी से समझ पाएंगे कि अयस्क से धातु का निष्कर्षण कैसे होता है। कुछ धातुएं भूपर्पटी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, कुछ धातुएं अपने यौगिक के रूप में मिलती है। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातु सबसे कम अभिक्रियाशील होती है। आप जानते ही हो जैसे जैसे हम लोग नीचे आते हैं जो रिएक्टिविटी है, अभिक्रियाशीलता है धातुओं की, वो घटती जाती है। ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। कौन, जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे है, जैसे कि सिल्वर है, जैसे कि गोल्ड है, जैसे कि प्लेटिनम है, गोल्ड के नीचे प्लेटिनम आता है, और कॉपर भी जो है स्वतंत्र अवस्था में, मुक्त अवस्था में पाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये सब जो है स्वतंत्र अवस्था में गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, कॉपर है। अच्छे से कंठस्थ कर लो आप, ठीक है। और इसी ऑर्डर में याद करना, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये सारे जो है फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। क्या मतलब हुआ इसका, फ्री स्टेट का मतलब ये, जैसे जिंक के बारे में मैंने आपसे कहा कि जिंक जो है आपको यूजुअली सल्फाइड के फॉर्म में, है ना, जैसे जिंक है ये आपको मिल जाएगा सल्फाइड के फॉर्म में, ये आपको मिल सकता है ऑक्साइड के फॉर्म में, ये आपको मिल सकता है कार्बोनेट के फॉर्म में, राइट। ये सारे वो धातु हैं जो केवल अकेले पड़े रहेंगे, ये अकेले आपको सिर्फ कॉपर के फॉर्म में, सिर्फ सिल्वर के फॉर्म में, सिर्फ गोल्ड के फॉर्म में, सिर्फ प्लेटिनम के फॉर्म में आपको ये सारे धातु मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये यौगिक के रूप में नहीं मिलेंगे, मिल सकते हैं, फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये यौगिक के रूप में मिल सकते हैं, लेकिन ये अकेले भी मिल सकते हैं, है ना, अकेले भी मिल सकते हैं और यौगिक के रूप में भी मिल सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि भाई अकेले मिल गए, मान लो कॉपर जो है केवल कॉपर के फॉर्म में पड़ा हुआ है कहीं पर, तो आपका काम बड़ा ही आसान हो गया। सीधा आपको इस कॉपर का परिष्करण करना पड़ेगा, केवल आप इस कॉपर को जो शुद्ध कर दो, है ना। आपको सोना मिल गया, सोना एज इट इज आपको मिल गया अकेले, तो केवल आप इस सोने का शुद्धिकरण करना है और कुछ नहीं करना है। अगर आप जिंक सल्फाइड देखते हो, जिंक ऑक्साइड देखते हो, जिंक कार्बोनेट देखते हो, ये सारे अयस्क है, तो यहाँ से सल्फर को हटाना है, यहाँ से ऑक्सीजन को हटाना है, यहाँ से कार्बोनेट को हटाना है, तो कई सारे स्टेप्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, केवल आप इसका क्या कर दो, शुद्धिकरण कर दो आप इसका, क्योंकि केवल कॉपर के ही फॉर्म में है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि ये सारे जो धातु होते हैं ये मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, यौगिक के अवस्था में भी पाए जा सकते हैं, है ना, लेकिन मुक्त अवस्था में ये पाए जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा बाकी सारे जो धातु हैं ये आपको हमेशा किसी न किसी यौगिक के फॉर्म में ही मिलेंगे, है ना। जैसे जिंक जो है कभी जिंक के फॉर्म में आपको नहीं मिलेगा, या तो सल्फाइड के फॉर्म में, या तो ऑक्साइड के फॉर्म में, या फिर कार्बोनेट के फॉर्म में मिलेगा। यही अंतर होता है इस लाइन का कि ये सारे धातु जो है मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। कॉपर एवं सिल्वर अपने सल्फाइड या ऑक्साइड के अयस्क के रूप में संयुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं। यही चीज मैंने आपसे कहा, जब हम ये बोलते हैं कि मुक्त अवस्था में, स्वतंत्र अवस्था में सारे धातु पाई जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये अपने सल्फाइड के फॉर्म में, ऑक्साइड के फॉर्म में नहीं पाए जाएंगे, उसमें भी पाए जा सकते हैं, लेकिन ये अकेले भी पाए जा सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर की धातुएं जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है ना, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सारे जो होते हैं, ये सारे जो होते हैं धातुएं, कभी भी आपको जो है
स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलने वाली है। इतनी अधिक अभिक्रियाशील होती है ये सारी धातुएं जो है, इतनी अधिक अभिक्रियाशील होती है कि ये कभी भी स्वतंत्र तत्व के रूप में नहीं पाई जाती है। ये सारे स्वतंत्र तत्व के रूप में पाए जाएंगे स्वतंत्र अवस्था में, ये सारे आपको कभी भी नहीं मिलेंगे। ये हो सकता है कि ऑक्साइड के फॉर्म में मिले, हो सकता है क्लोराइड के फॉर्म में मिले, हो सकता है कार्बोनेट के फॉर्म में मिले, हो सकता है कि सल्फाइड के फॉर्म में मिले, राइट। इस किसी न किसी यौगिक के फॉर्म में ये सारे के सारे मिलेंगे और उस यौगिक से उस धातु को निकालना पड़ेगा आपको। सक्रियता श्रेणी के मध्य की धातुएं जैसे कि जिंक है, आयरन है, लेड है की अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है, अभिक्रियाशीलता जो है मध्यम होती है, यानी सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये है, उससे कम ये सारे हैं, ये बीच वाले आ गए हैं, ठीक, और उसके बाद ये सारे हैं, ठीक है। आपको ये याद रखना पड़ेगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि मध्यम अभिक्रियाशीलता वाली धातु निम्नलिखित में से कौन है, तो आपको याद रखना है जिंक है, लेड है, आयरन है। पृथ्वी की भूपर्पटी में ये मुख्यतः ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। किसके बारे में कहा जा रहा है? इनके बारे में कहा जा रहा है ना। जैसे जिंक है, जिंक आपको जिंक सल्फाइड के फॉर्म में मिल जाएगा पृथ्वी के भूपर्पटी में, आपको ऑक्साइड के फॉर्म में मिल जाएगा, आपको कार्बोनेट के फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक। और इन सारे से फिर वापस से जिंक को प्राप्त किया जाएगा, है ना। यहां से सल्फर को हटाकर, यहां से ऑक्सीजन को हटाकर और यहां से CO3 को हटा करके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये सारे जो होते हैं रिएक्टिव होते हैं सबसे ज्यादा, ये मध्यम अभिक्रियाशीलता वाले हैं, ये पृथ्वी के भूपर्पटी में सल्फाइड, ऑक्साइड और कार्बोनेट के फॉर्म में मिलेंगे, और ये सब जो है यूजुअली जो है ये सारे जो है स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन हो सकता है कि सल्फाइड के फॉर्म में भी मिल जाए, है ना, हो सकता है कि ऑक्साइड के फॉर्म में भी मिल जाए। आप देखेंगे कि कई धातुओं के अयस्क ऑक्साइड होते हैं, कई धातुओं के अयस्क ऑक्साइड होते हैं। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम का अभी मैंने आपको बताया ये ऑक्साइड अयस्क है, जिंक का देखो ये ऑक्साइड अयस्क है ना, Fe2O3 ये आयरन का ऑक्साइड अयस्क है। तो आप देखेंगे कि कई धातुओं के अयस्क ऑक्साइड होते हैं। ऑक्सीजन की अत्यधिक अभिक्रियाशीलता एवं पृथ्वी पर इसके प्रचुर मात्रा में पाए जाने के कारण ऐसा होता है कि ऑक्सीजन की मात्रा जो है पृथ्वी पर अधिक है और ऑक्सीजन रिएक्टिव भी है धातुओं के साथ, इसीलिए आपको कई सारे जो अयस्क हैं वो आपको ऑक्साइड के फॉर्म में मिलेंगे। इस प्रकार अभिक्रियाशीलता के आधार पर हम धातुओं को निम्न 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं कि भाई कुछ धातु ऐसे हैं जो निम्न अभिक्रियाशील वाले धातु हैं, जैसे कि ये सारे। कुछ धातु ऐसे हैं जो मध्यम अभिक्रियाशील वाले धातु हैं, जैसे कि ये सारे, और कुछ उच्च अभिक्रियाशील वाले धातु हैं, ये सारे। प्रत्येक वर्ग में आने वाली धातुओं को प्राप्त करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है। मान लीजिए कि इनके अयस्क हैं, यहां से इन सारे धातुओं को प्राप्त करने के लिए अलग तरीका अपनाया जाएगा। भाई ये सारे धातु अपने अयस्क से जो प्राप्त होते हैं अलग तरीके से प्राप्त होते हैं, और ये सब जो है प्राप्त होंगे या तो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाएंगे तत्व के रूप में, या फिर ये पाए जाएंगे अपने यौगिक के फॉर्म में, तो इनको प्राप्त करने का भाई अलग तरीका होता है ना। जैसे सोडियम मान लीजिए कि प्राप्त होता है सोडियम क्लोराइड से, ये अपने आप में सोडियम क्लोराइड का एक अयस्क है, तो यहां से सोडियम को प्राप्त किया जाएगा एक अलग तरीके से, है ना। मान लीजिए कि जिंक जो है सल्फाइड के फॉर्म में उपस्थित है, तो यहां से जिंक को प्राप्त किया जाएगा अलग तरीके से, यही चीज आपसे कहा जा रहा है। अयस्क से शुद्ध धातु का निष्कर्षण कई चरणों में होता है। एक अयस्क है, वहां से धातु को प्राप्त किया जाएगा, तो ऐसा नहीं कि एक ही बार में हो जाएगा, एक ही स्टेप में हो जाएगा, कई सारे स्टेप्स होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। ये कैसे, ये कितने स्टेप्स होंगे, प्रक्रिया जो है कितनी जटिल होने वाली है, आसान होने वाली है, ये सब डिपेंड करता है कि अयस्क की प्रकृति कैसी है, धातु की प्रकृति कैसी है। तो अयस्क से शुद्ध धातु का निष्कर्षण कई चरणों में होता है। इन चरणों का सारांश चित्र 3.10 में दिया गया है। निम्न भागों में प्रत्येक चरण की विस्तृत चर्चा की गई है। आपको शॉर्टकट तरीके से फ्लो चार्ट में दिखाया गया है कि देखो क्या सब होता है। आपको मिल जाएगा अयस्क, अयस्क से आपको धातु की प्राप्ति करनी है। जो टारगेट है वो क्या है? टारगेट है कि जो अयस्क है यहां से धातु प्राप्त करनी है। तो अयस्क का सबसे पहले अयस्क का सांद्रण किया जाएगा। सबसे पहले जो आप अयस्क को पृथ्वी के भूपर्पटी से निकालेंगे उसमें कई तरह की अशुद्धियां होंगी, रेत है, मिट्टी है, चूना है, कई तरह की अशुद्धियां होंगी, उनको हटाया जाएगा। उसी को सांद्रण बोलते हैं, अयस्क का सांद्रण। अब जो अयस्क है देखेंगे कि भाई किस धातु का है।
क्या वो उच्च अभिक्रियाशील वाले धातु का अयस्क है? तो ऐसे में क्या होगा कि जो अयस्क है उसको प्राप्त किया जाएगा विद्युत अपघटन से। विद्युत अपघटन से इन सब के बारे में हम लोग अभी देखेंगे। गलित धातु का विद्युत अपघटन करके, जैसे मान लीजिए कि सोडियम क्लोराइड है। अब सोडियम क्लोराइड एक अयस्क है जो कि सोडियम का अयस्क है, जो कि उच्च अभिक्रियाशील वाली धातु है। तो ऐसे में गलित सोडियम क्लोराइड से जो है इस सोडियम को प्राप्त किया जाएगा और लास्ट में क्या होगा, शुद्ध धातु जो है यहां से प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद है मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं, जैसे कि जिंक है, आयरन है, लेड है। ये सारे जो होंगे या तो ये अपने सल्फाइड के फॉर्म में होंगे या फिर अपने ऑक्साइड, या तो अपने सल्फाइड के फॉर्म में होंगे जैसे जिंक सल्फाइड, या फिर अपने कार्बोनेट के फॉर्म में हो सकते हैं। मान लीजिए कि सल्फाइड अयस्क है, जो अयस्क है ये अयस्क है, सल्फाइड अयस्क है, तो ऐसे में इसका भर्जन किया जाएगा। मान लीजिए कि कार्बोनेट अयस्क है, हो सकता है कार्बोनेट अयस्क को जिंक कार्बोनेट हो, वहां से जिंक की प्राप्ति करनी है, तो ऐसे में कार्बोनेट अयस्क का जो है निस्तापन किया जाएगा। सल्फाइड अयस्क के लिए भर्जन किया जाएगा, रोस्टिंग किया जाएगा, और कार्बोनेट अयस्क के लिए निस्तापन किया जाएगा। अगर सल्फाइड अयस्क है तो उसका भर्जन होगा, और अगर कार्बोनेट अयस्क है तो उसका निस्तापन होगा। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से यह होगा कि जो ये सल्फाइड अयस्क है, जो ये कार्बोनेट अयस्क है, ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या करना है, इस ऑक्साइड का रिडक्शन करना है, अपचयन करना है, यानी इस ऑक्सीजन को हटाना है। तो धातु का ऑक्साइड आपको मिल जाएगा। सल्फाइड अयस्क के भर्जन से धातु का ऑक्साइड मिल जाएगा। अगर कार्बोनेट अयस्क है तो उसके निस्तापन से, कैल्सिनेशन से आपको ऑक्साइड मिल जाएगा। उस ऑक्साइड का अब क्या होगा, अपचयन होगा, यानी जिंक ऑक्साइड से आपको जिंक मिल जाएगा। इसका अपचयन हो गया, जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो गया। उसके बाद क्या होगा, ये जो जिंक है इसमें अभी भी थोड़ी बहुत मात्रा में अशुद्धि होती है, तो उसका जो है शोधन किया जाएगा, परिष्करण किया जाएगा। अब आइए निम्न अभिक्रियाशील धातु। निम्न अभिक्रियाशील धातु है, मान लीजिए, है ना, ये कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, या फिर हो सकता है कि प्लेटिनम है। तो मान लो कि इनका सल्फाइड अयस्क है, तो ऐसे में अगर सल्फाइड अयस्क है तो यहां भी भर्जन किया जाएगा। भर्जन करके जो है आपको धातु जो है यहां पर मिल जाएगी, है ना, डायरेक्ट धातु आपको मिल जाएगी। इस वाले में क्या हुआ, धातु का ऑक्साइड मिला। मध्यम अभिक्रियाशील वाले धातु के केस में भर्जन से पहले आपको ऑक्साइड मिला, उसके बाद अपचयन किया तो आपको धातु मिला। इस वाले केस में क्या होगा कि सल्फाइड अयस्क के सीधा आप हीट करोगे, है ना, यानी कि भर्जन करोगे, रोस्टिंग करोगे, आपको धातु की प्राप्ति हो जाएगी। उसके बाद जो धातु प्राप्त हुई है वो अभी भी थोड़ी बहुत अशुद्ध है, तो उसको जो है शुद्ध किया जाएगा, उसका परिष्करण किया जाएगा। ठीक, अब आइए हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इन्हीं सारी चीजों को। पृथ्वी से खनित अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियां होती है। इन अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। इन अशुद्धियों को गैंग कहते हैं, और इस गैंग के हटाने की प्रक्रिया को हम लोग सांद्रण कहते हैं। इस गैंग को हटाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, सांद्रण बोलेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ओर बोलेंगे। ओर यानी कि अयस्क। धातुओं के निष्कर्षण से पहले अयस्क से अशुद्धियों को हटाना आवश्यक होता है। ठीक, इन अशुद्धियों को गैंग बोलेंगे और इसको हटाना आवश्यक है। हटाने की प्रक्रिया को हम लोग सांद्रण बोलेंगे। अब अयस्क से गैंग को हटाने के लिए जिन प्रक्रियाओं का उपयोग होता है वे अयस्क एवं गैंग के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित होते हैं। ये जो गैंग है इसको हटाने की प्रक्रिया को हम लोग सांद्रण बोलेंगे। सांद्रण की कई सारी विधियां होती हैं, कई सारी विधियां होती है। भाई किस विधि का इस्तेमाल किया जाए ये डिपेंड करता है कि अयस्क और गैंग जो है उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म पर, कि अयस्क गैंग के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म क्या है, उसके हिसाब से उपयुक्त सांद्रण की विधि का इस्तेमाल किया जाएगा। इस पृथक्करण के लिए विभिन्न तकनीक अपनाई जाती है, अलग अलग तरीके जो है अपनाई जाती है। यानी पृथक्करण यानी कि यही गैंग, अयस्क से गैंग को हटाने के जो तरीके हैं इनके लिए विभिन्न तकनीक है। किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा डिपेंड करता है भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म पर, किसके, अयस्क एवं गैंग के। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण, इसमें जो है देखो कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, और यहां पर मरकरी को भी लिया गया है। ठीक, मरकरी को भी लिया गया है। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं काफी अनअभिक्रिय होती है, यानी कि रिएक्टिव नहीं होती है, कम रिएक्टिव होती है ना।
बहुत ही कम रिएक्टिव होती है। धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही धातु प्राप्त किया जा सकता है। इतना आसान है कि मान लीजिए इनका ऑक्साइड आपको मिल गया, अयस्क जो है ऑक्साइड के फॉर्म में है, तो कुछ नहीं करना होता है, केवल गर्म कर दो, गर्म कर दो, सीधा आपको धातु जो है मिल जाएगी। उदाहरण के लिए देख लो सिनेबार। सिनेबार मरकरी का अयस्क है, अच्छे से याद कर लीजिए। सिनेबार मरकरी का अयस्क है। वायु में गर्म करने पर यह सबसे पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह अपने आप में क्या है? सल्फाइड अयस्क है। ये अपने आप में सिनेबार अपने आप में देखो तो मरकरी का सल्फाइड अयस्क है। सल्फाइड अयस्क के लिए क्या करना होता है भाई? सल्फाइड अयस्क के लिए भर्जन करना होता है। और भर्जन करने के लिए क्या, भर्जन का मतलब क्या हुआ? आपको हीट करना है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आपको हीट करना होता है, इसी को हम लोग भर्जन कहते हैं। ठीक, जो सल्फाइड अयस्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो सल्फाइड अयस्क है इसको हीट किया गया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया गया, इससे क्या हुआ? ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। हम हीट करते रहेंगे, ये ऑक्साइड जो है सीधा ये ऑक्साइड जो है रिड्यूस हो जाएगा और आपको यहां पर ये मरकरी जो है मिल जाएगा। तो आप चाहते तो इसको एक स्टेप में भी दिखा सकते थे, सीधा आप सल्फाइड लिखते हैं यहां पर, है ना, इस एरो के बाद सीधा आप ये लिख सकते थे। यहां पर आपको दिखाया गया ना कि भर्जन किया, सीधा धातु की प्राप्ति हो गई, है ना। तो आपको सल्फाइड अयस्क, आपके पास सल्फाइड अयस्क था, आपने क्या कर दिया? इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो है आपने इसको हीट कर दिया, तो सीधा आपको जो है यहाँ पर मरकरी जो है मिल जाएगा। एक्चुअल में हुआ क्या? ये जो सल्फाइड अयस्क है ये पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ और उसके बाद जो है हम हीट करते रहे, सीधा आपको धातु जो है मिल जाती है। इसी प्रकार प्राकृतिक रूप से ये जो कॉपर सल्फाइड है इसमें तांबा है, इस तांबे की प्राप्ति कैसे होगी भाई? सीधा आप इसको हीट करो, तांबे की प्राप्ति हो जाएगी, है ना। कॉपर सल्फाइड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया गया, यहां भी पहले ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ और उसके बाद रिड्यूस होकर के यहां पर कॉपर आपको मिल जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं के निष्कर्षण के लिए सीधा क्या करते हैं? अयस्क का भर्जन करते हैं, अयस्क को हीट करते हैं, आपको जो है मिल जाती है धातु, डायरेक्ट धातु आपको मिल जाती है। अगर सल्फाइड अयस्क है तो पहले वो ऑक्साइड में कन्वर्ट होकर के आपको धातु मिल जाएगी। सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण। अब बीच वाली धातुओं के बारे में हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि लेड है, आयरन है ना, जिंक है, राइट। जिंक है, आयरन है, लेड है। आयरन, जिंक, लेड और यहां पर कॉपर की भी बात की गई, चलो ठीक है। अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है। प्रकृति में यह प्रायः सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान है। कहा जा रहा है कि जैसे मान लीजिए कि ये सल्फाइड है, यहां से जिंक को प्राप्त करना, और ये मान लो कि ऑक्साइड है, यहां से जिंक को प्राप्त करना, और ये कार्बोनेट है, यहां से जिंक को प्राप्त करना। भाई इन दोनों से अगर हम तुलना करते हैं तो इस फॉर्म में जिंक को प्राप्त करना आसान है। अगर आपको मान लो कि ऑक्साइड फॉर्म दिया हुआ है अयस्क का, तो वहां से धातु को प्राप्त करना ज्यादा आसान है इनके तुलना में। कार्बोनेट और सल्फाइड ओर से धातु की प्राप्ति जो है थोड़ी मुश्किल है अगर हम ऑक्साइड ओर से कंपेयर करते हैं, तो यह चीज आपसे कहा गया है। सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान है। इसीलिए अपचयन से पहले धातु के सल्फाइड एवं कार्बोनेट को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करना आवश्यक है। सीधा आप कार्बोनेट से जिंक को प्राप्त करोगे, सीधा आप सल्फाइड से जिंक को प्राप्त करोगे, ये थोड़ा कठिन काम है। और सीधा आप जिंक ऑक्साइड से जिंक को प्राप्त करोगे, ये बड़ा ही आसान है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि पहले कार्बोनेट को, पहले सल्फाइड को हम लोग ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेते हैं। यही चीज आपको जो है यहां पर दिया गया था कि जो कार्बोनेट अयस्क था, जो सल्फाइड अयस्क था, इन दोनों को जो है पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट किया गया है। सल्फाइड अयस्क के लिए भर्जन किया गया है, कार्बोनेट अयस्क के लिए निस्तापन किया गया है। भर्जन में ऑक्सीजन चाहिए होती है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया जाता है, और निस्तापन में ऑक्सीजन के अब्सेंस में हीट किया जाता है। बस यही अंतर है। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। और देखो सक्रियता श्रेणी
में अगर आप देखेंगे तो मध्यम अभिक्रियाशीलता वाले तत्व में यहाँ पर कॉपर की भी बात की गई है। तो आप ध्यान में रखना, कभी एग्जाम में प्रश्न आया तो इस हिसाब से जो है सोचते हो यहाँ पर आंसर देना। यूजुअली हम इसे जो है कम अभिक्रियाशील वाली श्रेणी में डालते हैं, लेकिन यहाँ पर चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने माइंड में ये रखना, ये तीनों तो आएंगे ही, साथ में कॉपर को भी ध्यान में रखना। ऑप्शन किस प्रकार से दिया हुआ है उस हिसाब से आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, निस्तापन बोलेंगे, कैल्सिनेशन बोलेंगे, हिंदी में इसे रोस्टिंग बोलेंगे। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में क्या अंतर है? रोस्टिंग इस्तेमाल होता है सल्फाइड अयस्क के लिए, निस्तापन इस्तेमाल होता है कार्बोनेट अयस्क के लिए। और दोनों में क्या होगा, सल्फाइड हो कार्बोनेट हो, दोनों में क्या होगा, ये अयस्क जो है ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके अलावा अंतर क्या है, निस्तापन में अयस्क को, कार्बोनेट अयस्क को गर्म किया जाता है या तो वायु की सीमित मात्रा में, कम वायु में, या फिर वायु के अब्सेंस में भी आप याद रख सकते हो। और भर्जन में सल्फाइड अयस्क को गर्म किया जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। जिंक के अयस्कों के भर्जन एवं निस्तापन के समय निम्न रासायनिक अभिक्रिया होती है। एग्जाम्पल के तौर पर जिंक लिया गया है। सबसे पहले देखो जिंक लिया गया है सल्फाइड के फॉर्म में, ये सल्फाइड अयस्क है। सल्फाइड अयस्क है तो इसका भर्जन होगा, रोस्टिंग होगा। रोस्टिंग में क्या होता है, हीट किया जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। क्यों किया जाता है? ताकि ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए। क्यों ऑक्साइड में कन्वर्ट किया गया? क्योंकि ऑक्साइड से धातु को प्राप्त करना ज्यादा आसान है, इसीलिए। ठीक, अगर मान लीजिए कि कार्बोनेट अयस्क है, अगर कार्बोनेट अयस्क है तो इसका निस्तापन किया जाएगा। निस्तापन का मतलब क्या हुआ, हीट किया जाएगा, लेकिन इस बार ऑक्सीजन के अब्सेंस में या फिर ऑक्सीजन की सीमित मात्रा में, इसलिए ऑक्सीजन को नहीं दिखाया गया। क्यों किया गया? ताकि ये कार्बोनेट ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए। ठीक, ऑक्साइड में कन्वर्ट क्यों किया गया? क्योंकि ऑक्साइड से धातु को प्राप्त करना आसान है। इसके बाद कार्बन जैसे उपयुक्त अपचायक का उपयोग कर धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त किया जाता है। अब एक बार ये ऑक्साइड मिल गया, इसके बाद इस ऑक्सीजन को हटाना भी तो है। तो ऑक्सीजन का रिमूवल, ऑक्सीजन अगर छोड़कर जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। देखो यहाँ जिंक ऑक्साइड है और यहाँ पर केवल जिंक है, भाई ऑक्सीजन का त्याग हुआ है। यहाँ पर ऑक्सीजन का त्याग हुआ है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, अपचयन बोलेंगे। अपचयन करने के लिए आपको एक अपचायक की आवश्यकता होती है, एक रिड्यूसिंग एजेंट की आवश्यकता होती है। तो इस वाले केस में हम लोग क्या करते हैं कि कार्बन का इस्तेमाल करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में। तो यहाँ पर कार्बन जो है यूजुअली लिया जाता है कोक के फॉर्म में। ठीक है, और कार्बन का यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, उपचयन हो गया। तो अपने आप में बोल सकते हो कि ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, जिसमें जिंक ऑक्साइड का अपचयन हुआ है जिंक में, और कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड में। अपचयन करवाने के लिए कार्बन को लिया जाता है यूजुअली कोक के फॉर्म में। जब जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो यह जिंक धातु में अपचयित हो जाता है। अब आपको यहाँ पर देखो जिंक धातु की प्राप्ति हो गई है। अभी थोड़ी बहुत अशुद्धि होती है, सांद्रण के बाद भी थोड़ी बहुत अशुद्धि होती है, तो इसका परिष्करण किया जाता है वापस से। प्रथम अध्याय में दिए गए ऑक्सीकरण एवं अपचयन प्रक्रम से आप पहले से ही परिचित हैं, हम लोग पढ़े हुए हैं, है ना। चैप्टर 1 क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 1 रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। उसमें हम लोगों ने ऑक्सीकरण और अवकरण के बारे में पढ़ा था। धातुओं को उनके यौगिक से प्राप्त करना भी अपचयन प्रक्रम है। धातुओं को उनके यौगिक से प्राप्त करना भी अपचयन है। जैसे ये यौगिक है, यहां से धातु को प्राप्त किया गया, है ना, ये ऑक्साइड से धातु को प्राप्त किया गया, तो ये भी क्या है, अपने आप में एक अपचयन है। कार्बन का उपयोग कर धातु ऑक्साइड को धातु में अपचयन करने के अलावा विस्थापन अभिक्रिया का भी उपयोग किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि हम जो अपचयन करवाने के लिए यहाँ पर कार्बन का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम ये भी कर सकते हैं कि हम विस्थापन अभिक्रिया करवा दें। विस्थापन अभिक्रिया करवा दें, हम एक ऐसे धातु का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर जो जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक से वो धातु ऊपर है। वैसे में क्या होगा, जिंक का विस्थापन हो जाएगा। जैसे यहां पर देखो सोडियम है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये सारे जो धातु हैं रिएक्टिविटी सीरीज में आप देखेंगे तो जिंक से ऊपर है। तो हम क्या करेंगे, कार्बन का इस्तेमाल ना करके हम क्या करेंगे कि इन सारे धातुओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो क्या, ये सारे धातु क्या करेंगे, सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है तो यहां से जिंक को डिस्प्लेस कर देगा, ये सोडियम अपना ऑक्साइड बनाएगा और जिंक जो है अकेला आपको मिल जाएगा।
तो हम या तो अपचायक के रूप में कार्बन का इस्तेमाल करेंगे, यूजुअली कार्बन का ही इस्तेमाल किया जाता है, या फिर विस्थापन अभिक्रिया हम लोग करवाएंगे जिंक से, या फिर जो भी धातु आप ले रहे हो उससे अधिक क्रियाशील धातु के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। तो इन सारे धातु का अपचायक के रूप में इस्तेमाल जो है किया जा सकता है, क्योंकि ये निम्न अभिक्रियाशीलता वाले धातु को उनके यौगिक से विस्थापित कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल आपको यहां पर दिया गया, जैसे मैंगनीज डाइऑक्साइड। मैंगनीज डाइऑक्साइड अगर आप देखो, एक ऑक्साइड अयस्क है। अब यहां से ऑक्सीजन को हटाना है, यानी कि इसका अपचयन करना होगा। अपचयन करवाने के लिए भाई कार्बन का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन यहां पर देखो एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है मैंगनीज से ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए ये एल्यूमिनियम क्या करेगा, मैंगनीज को विस्थापित कर देगा। मैंगनीज को विस्थापित कर देगा और खुद जो है अपना ऑक्साइड बना लेगा, और इस प्रक्रिया में जो है अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। यहां पर आप देख सकते हो जो मैंगनीज है वो किस फॉर्म में है, गलित अवस्था में है। गलित अवस्था में है मतलब ऊष्मा का जो उत्सर्जन यहां पर हुआ होगा वो बहुत ज्यादा हुआ होगा, तभी तो ये धातु जो है ये पिघले हुए अवस्था में है। समझे आप? तो यहां पर देखो मैंगनीज डाइऑक्साइड का मैंगनीज में क्या हो गया, अपचयन हो गया, और एल्यूमिनियम का यहां पर क्या हो गया, उपचयन हो गया। तो ये अपने आप में एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। मैंगनीज जो है यहाँ पर लिक्विड स्टेट में आपको मिलेगा, मोल्टेन स्टेट में बोलेंगे, मोल्टेन स्टेट में आपको मिलेगा। क्या आप उन पदार्थों को पहचान सकते हैं जिनका ऑक्सीकरण या अपचयन हो रहा है? बता ही दिया मैंने आपको, मैंगनीज डाइऑक्साइड का अपचयन हो रहा है और एल्यूमिनियम का उपचयन हो रहा है। अच्छा, इस वाले केस में एल्यूमिनियम जो है रिड्यूसिंग एजेंट है। यहां पर रेल पटरियों को संधित करने यानी कि जोड़ने के लिए थर्मिट प्रक्रम का इस्तेमाल किया जाता है ना। जैसे मान लो कि ये पटरी है और यहां पर क्रैक है, तो इसको भरने के लिए, इस क्रैक को भरने के लिए जो है, इस क्रैक को भरने के लिए थर्माइट प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। थर्माइट प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें देखो क्या होता है कि भाई आयरन अयस्क लिया जाता है, आयरन के ऑक्साइड अयस्क को लिया जाता है। अब यहां से हमें क्या चाहिए, आयरन चाहिए। भाई इस बीच में आयरन को ही तो भरा जाएगा, किसी दूसरे धातु को थोड़ी भरा जाएगा। जो पटरी है, ये जो ट्रैक है ये लोहे की बनी हुई है, तो अगर क्रैक आया है तो बीच में हम लोग क्या भरेंगे, लोहा ही भरेंगे। तो यहां पर देखो ऑक्साइड अयस्क लिया गया है, अब यहां से लोहा की प्राप्ति करनी है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर एल्यूमिनियम लेंगे एज ए रिड्यूसिंग एजेंट अपचायक के रूप में, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में एल्यूमिनियम जो है, ये आयरन है तो ये एल्यूमिनियम है ना। एल्यूमिनियम ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, सक्रियता श्रेणी में आयरन से, यानी कि एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये एल्यूमिनियम क्या करेगा, इस ऑक्साइड से इस आयरन को विस्थापित कर देगा। ठीक, विस्थापित कर देगा। तो यहां पर देखो ये जो आयरन का ऑक्साइड है इसका क्या हुआ, अपचयन हो गया, अपचयन हो गया, और एल्यूमिनियम का क्या हो गया, उपचयन हो गया। अपचायक कौन है यहां पर, ये एल्यूमिनियम है, और यहां पर भी बहुत ही ज्यादा मात्रा में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। इतना ज्यादा ऊष्मा का उत्सर्जन होता है कि लोहा आपको पिघले हुए अवस्था में प्राप्त होगा। पिघले हुए अवस्था में प्राप्त होगा तभी तो यहां पर भरा जाएगा, है ना। फिर वो ठंडा होकर के लोहा ठोस हो जाएगा। तो इस वाले उपकरण के अंदर जो है यही अभिक्रिया हो रही होती है ना, यही वाली अभिक्रिया हो रही होती है, और यहां से जो है लोहा जो है पिघले अवस्था में नीचे गिरेगा और इस गैप को भर देगा। यह विस्थापन अभिक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है, बहुत ही ज्यादा ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है ये होती है। इसमें उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि धातुएं गलित अवस्था में प्राप्त होती है। वास्तव में आयरन 3 ऑक्साइड यानी कि आयरन का यहाँ पर ऑक्सीकरण नंबर जो है 3 है, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी एवं मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया, है ना, थर्माइट रिएक्शन या थर्माइट प्रोसेस कहते हैं। ठीक, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, आपसे पूछा जाता है ये अभिक्रिया देकर किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ, है ना, ये अभिक्रिया भी आपको दिया जा सकता है। तो आप जो है अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण, जैसे कि सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है। बड़ा ही आसान है ये। अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं अत्यंत अभिक्रियाशील होती हैं। इन्हें कार्बन के साथ गर्म कर इनके यौगिक से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कार्बन के साथ गर्म करके जैसे यहां पर आपने देखा था कि कार्बन के साथ गर्म करके इस धातु को प्राप्त किया गया था, इस वाले केस में वैसा नहीं होने वाला है ना।
ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है। कार्बन के साथ गर्म करके इनके यौगिक से इन धातुओं को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कार्बन के द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि के ऑक्साइड का अपचयन करके उन्हें धातुओं में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इन धातुओं की बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक होती है। अगर मान लो ये ऑक्साइड के फॉर्म में है तो कार्बन के साथ अभिक्रिया करवाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ उनका लगाव ज्यादा है इन सारे धातुओं का। इन धातुओं को विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये सारे जो धातु हैं इनको कैसे प्राप्त किया जाएगा? विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के द्वारा, है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के द्वारा। ये याद रखिएगा, उच्च अभिक्रियाशील वाले जो धातु होते हैं, है ना, उच्च अभिक्रियाशील वाले जो धातु होते हैं उनको उनके अयस्क से प्राप्त किया जाता है विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के द्वारा। उदाहरण के लिए देखो, सोडियम, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम को उनके गलित क्लोराइड के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। गलित क्लोराइड है, एक तो होता है जैसे सोडियम क्लोराइड है, इसका जलीय विलयन, ठीक है, इसका जलीय विलयन, यहां पर जलीय विलयन नहीं लिखा हुआ है, यहां पर आपको दिया गया है कि सोडियम क्लोराइड जो है ये पिघले हुए अवस्था में, लिक्विड स्टेट में है, जलीय विलयन के रूप में नहीं है, अपने गलित अवस्था में है ना, पिघले हुए अवस्था में है। तो सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम को कैसे प्राप्त किया जाता है? उनके गलित क्लोराइड के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है ना। कैथोड हम लोग किसको बोलते हैं? निगेटिव इलेक्ट्रोड को। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है, निगेटिव टर्मिनल होता है। निगेटिव टर्मिनल से जिस इलेक्ट्रोड को हम लोग जोड़ते हैं उसे हम लोग कैथोड बोलते हैं, और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जिसे जोड़ते हैं उसे हम लोग एनोड बोलते हैं। ठीक, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर रिडक्शन होता है, ये याद रखिएगा। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर रिडक्शन होता है ना, AO और CR। कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन होता है। ठीक, तो एनोड पर धन आवेशित इलेक्ट्रोड है, यहां पर क्लोरीन मुक्त होती है, ये याद रखिएगा, ये आप याद रखिएगा। देखो, कैथोड पर धातुएं जो है डिपॉजिट होती है। गलित क्लोराइड से धातु को प्राप्त किया जाएगा ना, तो वो कैथोड पर आकर के जमा होगा, और क्लोरीन जो बाहर निकलेगा क्लोरीन गैस के फॉर्म में, वो इलेक्ट्रोड पे, सॉरी वो एनोड पे, है ना, वो एनोड पे। तो यहां पर देखो, सोडियम का यहां पर क्या हो रहा है? रिडक्शन ही तो हो रहा है। सोडियम के ऊपर पहले एक प्लस चार्ज था, अब इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना रिडक्शन कहलाता है, तो रिडक्शन हुआ कैथोड पर, और इलेक्ट्रॉन का त्याग करना ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो क्लोरीन ने क्या किया? एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, तो यहां पर क्लोरीन के ऊपर देखो माइनस चार्ज है, ठीक है, क्लोरीन के ऊपर देखो माइनस चार्ज है, 2 क्लोरीन है, 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया गया है। तो क्लोरीन के ऊपर जो है पहले 2 माइनस चार्ज था, अब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, तो इसके ऊपर अब चार्ज 0 है ना। तो यहां पर क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ, यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ, कहां पर हुआ? एनोड पर हुआ। तो एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होगी और कैथोड पर जो है धातु की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार एल्यूमिनियम ऑक्साइड के विद्युत अपघटनी अपचयन से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। ये जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, यहां से एल्यूमिनियम को कैसे प्राप्त किया जाएगा? ऐसे प्राप्त किया जाएगा, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के विद्युत अपघटनी से जो है इस एल्यूमिनियम को प्राप्त किया जाएगा। अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा और एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होगी, कैथोड पर रिडक्शन होगा और कैथोड पर धातु की प्राप्ति होगी। धातुओं का परिष्करण, जब आप अयस्क से धातु को प्राप्त कर लेंगे उसके बाद भी धातु में थोड़ी बहुत अशुद्धि जो है वो रहती है, उसको भी तो हटाना है। थोड़ी बहुत भी जो अशुद्धि है उसको भी हटाना है। हालांकि आप कितना भी प्योर कर लो, कितना भी आप जो है उसका परिष्करण कर लो, प्यूरिफाई कर लो, थोड़ी बहुत मात्रा में अशुद्धि रहती ही है ना। जैसे कोई धातु है एकदम से 100% प्योर आपको नहीं मिलने वाला है, 99.99% तक जो है आपको प्योर मिलने वाला है, लेकिन इतना भी अगर प्योर हो गया तो लगभग 100% ही शुद्ध है ना। तो धातुओं की आखिरी में जो प्राप्ति हो जाती है, आप अयस्क से धातु को प्राप्त कर लिए, उसके बाद भी थोड़ी बहुत अगर अशुद्धि है तो उसको हम लोग क्या करेंगे? हटाएंगे। तो धातुओं का परिष्करण होता है, इसी को हम लोग धातुओं का शोधन बोलते हैं।
ऊपर वर्णित विभिन्न अपचयन प्रक्रम से प्राप्त धातुएं पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती है। इनमें अपद्रव्य होते हैं जिन्हें हटाकर शुद्ध धातु प्राप्त की जा सकती है। हालांकि जो शुद्ध धातु प्राप्त होती है वो भी एकदम से 100% प्योर नहीं होती है, लेकिन अगर इतना भी शुद्ध हो जाए तो भी बहुत है। धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक प्रचलित विधि विद्युत अपघटनी परिष्करण है। अच्छा, इससे पहले भी एक बार अशुद्धि को हटाया जाता है जिसे हम लोग सांद्रण बोलते हैं, गैंग को हटाया जाता है। ठीक, लास्ट में जब धातु की प्राप्ति हो जाती है उसके बाद भी फाइनली एक बार प्यूरिफिकेशन होता है। और सबसे कॉमन मेथड, अब देखो धातुओं के परिष्करण के लिए भी कई सारी विधियां हैं जो आपको नहीं पढ़नी है, आपको केवल एक विधि पढ़नी है, विद्युत अपघटनी परिष्करण, क्योंकि यही सबसे फेमस है। ये जो विधि है यही सबसे फेमस है, विद्युत अपघटनी परिष्करण। अब जैसे मान लो कि आपने कॉपर अयस्क से कॉपर को प्राप्त कर लिया, जिंक अयस्क से आपने जिंक को प्राप्त कर लिया है ना। जैसे जिंक सल्फाइड था, यहां से आपने जिंक प्राप्त कर लिया, जिंक कार्बोनेट था, यहां से आपने जिंक प्राप्त कर लिया। तो अब इसको शुद्ध किया जाएगा। टिन अयस्क से आपने टिन प्राप्त कर लिया, निकल, सिल्वर, गोल्ड, ये सारे जो धातु है इनको आपने प्राप्त कर लिया अयस्क से। तो इन सारी धातुओं का परिष्करण जो है विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है ना। विद्युत अपघटनी परिष्करण हम लोग इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग बोलते हैं। इस प्रक्रम में अब देखो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस प्रक्रम में क्या होगा, अशुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। जो शुद्ध धातु है उसका कैथोड बनाएंगे और उस पर होगा रिडक्शन, पीसीआर आप याद रखेंगे। जो अशुद्ध धातु है उसका हम लोग एनोड बनाएंगे और उसका वहां पर होगा रिडक्शन। आप केवल एक याद रखिए, दूसरा वाला ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। अगर आपने ये याद कर लिया है कि प्योर मेटल का हम लोग कैथोड बनाएंगे और उस पर रिडक्शन हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक आप समझ जाएंगे कि भाई जो इम्प्योर है उसका हम लोग एनोड बनाएंगे और एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा। तो आप केवल ये याद रखें, पीसीआर शुद्ध धातु का कैथोड बनेगा और कैथोड पर रिडक्शन होगा। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अब देखो आगे, धातु के लवण विलयन का उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में होता है। जिस भी धातु का आप शुद्धिकरण करने जा रहे हैं उसी का आप लवण विलयन लेंगे विद्युत अपघट्य के रूप में। विद्युत अपघट्य क्या होता है भाई, एक ऐसा विलयन होता है जो अपने से होकर के विद्युत धारा आसानी से बहने देता है, उसी को हम लोग विद्युत अपघट्य बोलते हैं, जिनमें फ्री आयंस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी जो है आसानी से कंडक्ट कर दे। चित्र 3.12 के अनुसार उपकरण व्यवस्थित किया जाता है। देखो बड़ा ही आसान है। आपने क्या किया, एक बर्तन ले लिया, ठीक है। आपने एनोड बनाया किसका, जो अशुद्ध धातु है। आपने जिंक की प्राप्ति कर ली ना, इसको शुद्ध करना है। अभी ये जिंक क्या है, अशुद्ध है। तो आप क्या करेंगे, इसका बना लेंगे एनोड। ये थोड़ा मोटा होगा क्योंकि इसी को शुद्ध करना है। फिर जिंक का ही हम लोग एक प्योर मेटल लेंगे, प्योर जिंक लेंगे और उसका हम लोग बनाएंगे कैथोड। और ये इलेक्ट्रोड थोड़ा सा पतला होगा क्योंकि बाद में ये मोटा हो जाएगा, क्योंकि शुद्ध धातु जो है शुद्ध जिंक जो है इसी पर आकर के डिपॉजिट होने वाला है, ठीक। ये एनोड होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है ये कैथोड है, निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है ये। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है यानी कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ये जुड़ेगा, ठीक। और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है यानी कि बैटरी के नेगेटिव इलेक्ट्रोड से जुड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, इसमें भरेंगे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट, इसमें भर देंगे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या लेंगे हम, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम लोग भाई जिस धातु का शुद्धिकरण करने जा रहे हैं उसी का सॉल्ट सोल्यूशन लेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपने जिंक लिया है तो यहां पर इम्प्योर जिंक है, यहां पर इम्प्योर जिंक है, यहां पर प्योर जिंक है ना। तो कैथोड प्योर जिंक का बनेगा, पतला होगा, और एनोड जो है इम्प्योर जिंक का बनेगा, मोटा होगा। और सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम लोग इसी का सॉल्ट सोल्यूशन लेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपने जिंक सल्फेट ले लिया, ठीक है, और इसमें थोड़ा बहुत हम लोग क्या करेंगे कि अम्ल डाल देंगे ताकि और भी ज्यादा फ्री आयंस हमें मिल जाए, है ना, और भी ज्यादा फ्री आयंस मिल जाए और आसानी से इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो हो जाए। इसको सही कर लो। है ना, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एनोड जुड़ेगा और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से ये कैथोड जुड़ेगा, है ना। ये एनोड है और ये कैथोड है, ठीक। जो बड़ा प्लेट है वो पॉजिटिव, जो छोटा प्लेट है वो नेगेटिव। आगे बढ़ते हैं।
विद्युत अपघट्य से जब धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड पर अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में घुल जाती है। एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में घुल जाती है। इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु विद्युत अपघट्य से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो यहां से जो अशुद्ध धातु है पहले इसमें आकर के घुल जाएगी। जब अशुद्ध धातु इसमें आकर के घुलेगी तो उसमें जो शुद्ध धातु है, या फिर आप सीधा बोलो ना, यहां से शुद्ध धातु जो है पहले इसमें आकर के घुलेगी और उसके बाद जाकर के जमा हो जाएगी इस कैथोड पर, है ना। तो जो जिंक है इस वाले में, जो जिंक है पहले आकर के इस इलेक्ट्रोलाइट में घुल जाएगा और फिर जाकर के इस कैथोड पर जमा हो जाएगा। तो ये कैथोड जो धीरे धीरे मोटा होता चला जाएगा, क्योंकि जिंक जो है, शुद्ध जिंक जो है आकर के यहाँ पर जमा होता चला जाएगा। उसके बाद इसमें जो अशुद्धि है वो घुलनशील भी हो सकती है इसमें और अघुलनशील भी हो सकती है। घुलनशील अशुद्धि जो है इसमें घुल जाने वाली है और जो अघुलनशील अशुद्धि होगी वो आकर के नीचे यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगी, जमा हो जाएगी, ठीक। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड मड बोलते हैं। तो यही चीज आपसे कहा गया है कि जो एनोड पर अशुद्ध धातु है विद्युत अपघट्य में घुल जाती है और इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु विद्युत अपघट्य से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है। विलय अशुद्धि विलयन में चली जाती है। जो घुलनशील अशुद्धि है इसमें घुली रहेगी और जो अविलय अशुद्धि है वो एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती है, यहाँ नीचे आकर के जमा हो जाती है, जिसे हम लोग एनोड पंख बोलते हैं, अंग्रेजी में एनोड मड बोलते हैं। आपको किताब में एग्जाम्पल के रूप में तांबे का परिष्करण दिया गया है ना, तांबे का विद्युत अपघटनी परिष्करण। देखो क्या किया गया है, कैथोड है, मैंने आपसे कहा प्योर का कैथोड बनाएंगे और उस पर क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है। प्योर जो धातु है उसका कैथोड बनाएंगे और उसका होगा रिडक्शन। तो कॉपर का परिष्करण करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कैथोड लेते हैं, प्योर कॉपर का कैथोड बनाएंगे। तो ये जो कैथोड है एक्चुअल में ये क्या है, ये प्योर कॉपर है, प्योर कॉपर है। और ये इलेक्ट्रोड जो है हम लोग पतला लेते हैं क्योंकि बाद में इस पर कॉपर आकर के जमा होगा तो ये मोटा हो जाएगा, ठीक है। अगर ऑलरेडी हम लोग मोटा ले लेंगे तो ये बहुत मोटा हो जाएगा बाद में। इसीलिए हमें मालूम है कि यहाँ पर आकर के शुद्ध कॉपर जमा होने वाला है अशुद्ध कॉपर से निकल करके, तो ये बाद में मोटा हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग इसे पतला रखते हैं। और एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड है जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, ठीक। एनोड पर हम लोग बनाते हैं इम्प्योर कॉपर का। इम्प्योर कॉपर का क्या होगा, जो कॉपर है, जो शुद्ध कॉपर है वो पहले आकर के इस विलयन में घुलेगा जो कि क्या है, विद्युत अपघट्य है ना, विद्युत अपघट्य है। अच्छा, विद्युत अपघट्य के रूप में हम लोग क्या लेंगे भाई, जिस धातु को शुद्ध करना उसी का लवण विलयन लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखो कॉपर सल्फेट का विलयन लिया गया है अम्लीकृत, यानी कॉपर सल्फेट लिया गया और इसमें थोड़ा बहुत जो है अम्ल डाल दिया गया, मान लो H2SO4 डाल दिया गया, तो ये क्या हो गया, अम्लीकृत कॉपर सल्फेट हो गया। तो कॉपर का ही एनोड है, कॉपर का ही कैथोड है, इम्प्योर कॉपर का एनोड बनाया है, प्योर कॉपर का कैथोड बनाया है, और जो इलेक्ट्रोलाइट है वो भी कॉपर का ही सॉल्ट सोल्यूशन है, ठीक, लेकिन एसिडिफाइड है, अम्लीकृत है। अब इसमें से जो शुद्ध कॉपर होगा वो आकर के इस विलयन में घुलेगा और उसके बाद जमा हो जाएगा इस कैथोड पर जाकर के। जो अघुलनशील अशुद्धि है वो इस विलयन में घुली रह जाएगी और जो घुलनशील अशुद्धि है वो इस विलयन में घुली रह जाएगी और जो अघुलनशील अशुद्धि है वो एनोड के नीचे आकर के ऐसे जमा हो जाएगी और इसी को हम लोग एनोड पंख बोलते हैं, है ना। कीचड़ है ये, है ना, कीचड़, मड मीन्स कीचड़ होता है ना, एनोड मड। ये क्या है, अघुलनशील अशुद्धि है और घुलनशील अशुद्धि जो कुछ होगी वो इसमें घुली रह जाएगी और जो शुद्ध कॉपर होगा इस कैथोड पर आकर के जमा हो जाएगा। अशुद्ध तांबा एनोड है, अशुद्ध तांबा एनोड है, जबकि शुद्ध तांबे की पट्टी कैथोड का कार्य करती है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर शुद्ध तांबा कैथोड पर निक्षेपित हो जाता है, यानी कि जमा हो जाता है। आई होप आपको यहां तक सब कुछ समझ में आया होगा। अब आपसे पूछे गए हैं कुछ प्रश्न। निम्न पदों की परिभाषा दीजिए। खनिज किसे कहेंगे, अयस्क किसे कहेंगे, गैंग किसे कहेंगे। हम लोगों ने देखा पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व एवं यौगिकों को क्या बोलेंगे, खनिज बोलेंगे। अगर खनिज में कोई विशेष धातु ज्यादा मात्रा में है और उस धातु को खनिज से प्राप्त करना लाभकारी है तो उस खनिज को अयस्क कह देंगे। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहते हैं, जैसे कि मिट्टी है, रेत है, चूना है, ये सारे। दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है
तो आप यहाँ पर गोल्ड ले सकते हो, प्लेटिनम ले सकते हो, सिल्वर भी ले सकते हो। धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है? तो धातु का अगर आपके पास ऑक्साइड है तो वहां से ऑक्सीजन को हटाना होगा, है ना। मान लीजिए आपके पास मेटल का ऑक्साइड है तो यहां से आपको मेटल चाहिए, है ना, यानी कि ऑक्सीजन को हटाना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन को हटाने के लिए आप क्या करवाएंगे? अपचयन करवाएंगे। अगला टॉपिक है हमारा संक्षारण, कोरोजन, संक्षारण। संक्षारण के संबंध में अध्याय 1 में आप निम्न बातों का अध्ययन कर चुके हैं। इन सारे बातों का अध्ययन हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है चैप्टर 1 में। खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है। सिल्वर के ऊपर आप देखेंगे कि काली परत जो है चढ़ने लगी है। क्यों होता है? सिल्वर का वायु में उपस्थित, देखो सिल्वर जो है ऑक्सीजन के साथ, जल के साथ या फिर अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, क्योंकि सिल्वर जो है बहुत ही कम रिएक्टिव है। लेकिन वायु में जो सल्फर है, इसके साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड जो है बनाता है, और इसीलिए अगर मान लो कि ये चांदी है तो इसके ऊपर काले रंग की जो है परत चढ़ जाएगी। ये काले रंग की परत किसकी होती है? ये काले रंग की परत जो है सिल्वर सल्फाइड की होती है। तो सिल्वर सल्फाइड की परत बनने के कारण ऐसा होता है। कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे इसकी सतह भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है तथा इस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। ये सब ध्यान में रखिएगा। सिल्वर जो है काला पड़ जाता है सिल्वर सल्फाइड के कारण। जो कॉपर है वो हरा पड़ जाता है। कॉपर जो है, अगर कॉपर अपने प्योर फॉर्म में है तो वो ब्राउन कलर का होता है ना, ब्राउन कलर का होता है। लेकिन वो ब्राउन कलर धीरे धीरे गायब हो जाएगा और हरे रंग का हो जाएगा अगर आप उसको डालते हो। अगर वायु में जो है नमी है और कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो वायु में है ही, अगर नमी भी है तो ऐसे केस में कॉपर का ब्राउन कलर खत्म हो जाएगा और उसके ऊपर हरे रंग की परत चढ़ने लगेगी। क्यों चढ़ने लगेगी? क्योंकि कॉपर के ऊपर जो है बेसिक कॉपर कार्बोनेट की परत जो है बनने लगती है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की पत्र की यानी कि परत जो है बन जाती है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? जंग बोलते हैं। तो लोहे पे जब जंग लगता है तो लोहा कैसा दिखता है आप जानते हो। अगर प्योर लोहा है तो चमकदार लोहा होता है। अगर आप उसको छोड़ दो वातावरण में जहां क्या है, नमी है ना, जहां ऑक्सीजन है, नमी है, आप देखेंगे कि लोहे के ऊपर जो है ब्राउन कलर की परत जो है बनने लगती है, जिससे हम लोग जंग बोलते हैं। आइए उन परिस्थितियों का पता करते हैं जिनमें लोहा पर जंग लग जाती है। 3 परखनली लीजिए एवं प्रत्येक में स्वच्छ लोहे की कील डाल दीजिए। 3 आपको परखनली जो है लेनी है और तीनों में जो है स्वच्छ लोहे की कील जो है डाल देनी है। इन परखनली को A, B, C नाम दीजिए। परखनली A में थोड़ा जल डालकर उसे कॉर्क से बंद कर दीजिए। परखनली A में। परखनली B में उबलता हुआ आश्रित जल डालकर उसमें 1 ml तेल मिलाइए एवं कॉर्क से बंद कर दीजिए। तेल जल पर तैरने लगेगा। तेल जो है जल पर तैरने लगेगा, जल नीचे तेल ऊपर रहेगा। जो जल है वो गर्म है एवं वायु को जल में विलीन होने से रोक देगा। जो वायु है जल में घुल नहीं पाएगी। परखनली C में थोड़ा निर्जल कैल्शियम क्लोराइड डालकर उसे कॉर्क से बंद कर दीजिए। निर्जल कैल्शियम क्लोराइड यानी कैल्शियम क्लोराइड जिसमें नमी बिल्कुल भी नहीं है, क्या करेगा? ये वायु के अंदर जो नमी है उसको सोख लेगा, ये कैल्शियम क्लोराइड। इन परखनलियों को कुछ दिन छोड़ने के बाद उनका परीक्षण कीजिए। परखनली A है, B है, C है। A में जल डाला गया है और उसमें कील है। कील पहले उस फॉर्म में थी जब जंग नहीं लगी थी, है ना, तो जंग नहीं लगी थी, कील को डाला गया, जल डाला गया और कॉर्क से बंद कर दिया गया। बी में क्या हुआ? गर्म वायु को डाला गया है, गर्म जल को डाला गया है, आश्रित गर्म जल को डाला गया है और तेल को डाला गया है। तेल जो है ऊपर है, जल नीचे है, कॉर्क को बंद कर दिया गया है और ये वायु जो है इस जल में घुल नहीं पा रही है। उसके बाद इस वाले में क्या है? कैल्शियम क्लोराइड को डाला गया है, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड को डाला गया है ताकि इसमें जो वायु है उसमें जो भी नमी है ये कैल्शियम क्लोराइड खुद जो है सोख ले। आप देखेंगे परखनली A में रखे लोहे की कीलों पर जंग लग गया है, लेकिन परखनली B एवं C में रखी कीलों पर जंग नहीं लगा है। इस वाले में जंग लग गया, इस वाले में, इन दोनों में जंग जो है नहीं लगा है। परखनली A की कील वायु एवं जल दोनों के संपर्क में रहती है।
वायु के संपर्क में भी है और जल के संपर्क में भी है, जंग लग जाती है। परखनली ए नहीं बी, परखनली बी की कील केवल जल के संपर्क में रहती है एवं परखनली सी की कील शुष्क वायु के संपर्क में रहती है। इस वाले केस में जो परखनली है केवल जल के कांटेक्ट में है, इस वाले केस में शुष्क वायु के कांटेक्ट में है। और जंग लगने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए नमी, आपको चाहिए नमी, नम वायु चाहिए आपको, ऑक्सीजन चाहिए और थोड़ी बहुत मात्रा में जो है क्या चाहिए? पानी चाहिए। ऑक्सीजन चाहिए और थोड़ी बहुत मात्रा में क्या चाहिए? पानी चाहिए। इस वाले केस में ये दोनों की प्राप्ति हो जाती है। भाई जल भी मिल गया और वायु में ऑक्सीजन है। इस वाले केस में क्या हुआ? केवल जल की प्राप्ति हुई, वायु इसमें घुल नहीं पाई, ऑक्सीजन की प्राप्ति नहीं हुई। ठीक, क्योंकि जंग क्या है? ऑक्साइड है आयरन का। इस वाले केस में क्या हुआ? शुष्क वायु है, ड्राई एयर है, तो इसमें क्या है कि ऑक्सीजन तो है लेकिन इसमें पानी नहीं है, वाटर नहीं है इसमें, क्योंकि नमी को तो सोख लिया गया है। इसमें वाटर नहीं है लेकिन चलो ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन के साथ साथ क्या चाहिए? वाटर चाहिए, राइट। तो आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की जो परत चढ़ती है उसे जंग बोलते हैं। तो आर्द्र वायु का मतलब क्या हुआ कि पानी भी चाहिए, भले भाप के रूप में हो, और साथ में ऑक्सीजन भी चाहिए। इस वाले केस में पानी भी मिला, ऑक्सीजन मिला, जंग लग गया। इस वाले केस में केवल पानी मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, जंग नहीं लगा। इस वाले केस में ऑक्सीजन मिला लेकिन पानी नहीं मिला, तो इन दोनों के केस में जंग नहीं लगा। नमी के साथ साथ, नमी के साथ साथ क्या चाहिए? या फिर आप यहां पर नम वायु लिख लो, केवल नमी नहीं बोलेंगे, नम वायु मतलब ऑक्सीजन साथ साथ जल। अब संक्षारण से सुरक्षा। जो सिल्वर की वस्तुएं काली पड़ जाती है, कॉपर के ऊपर हरे रंग की जो परत चढ़ जाती है, लोहे के ऊपर जो जंग लग जाता है, इन सारे से सुरक्षा कैसे किया जाए? तो देखो, पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीज लगाकर, यशद लेबन यानी कि लोहे की वस्तु पर जिंक की परत चढ़ाकर, लोहे की वस्तु पर जिंक की परत चढ़ाकर, क्रोमियम लेपन, एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। हम लोग अपने दैनिक जीवन में यूजुअली लोहे का इस्तेमाल ही सबसे ज्यादा करते हैं, ठीक। तो लोहे को लेकर के जो है यहां पर ज्यादा बात की गई है। ये सारे वो तरीके हैं जिससे आप लोहे को जंग लगने से बचा सकते हैं। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि को यशद लेपन कहते हैं। भाई लोहा है, लोहे पर आसानी से जंग लग जाता है, तो हम क्या करेंगे? इसके ऊपर जिंक की परत चढ़ा देंगे, जिंक की परत चढ़ा देंगे। इसी को हम लोग यशद लेपन बोलते हैं, अंग्रेजी में गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। तो गैल्वेनाइजेशन क्या है? लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, इसी को हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। जिंक को पिघला दिया जाता है और उसमें लोहे को डुबोकर निकाल दिया जाता है और उसको ठंडा कर दिया जाता है, हो गया। लोहे के ऊपर जो है जिंक की परत चढ़ जाती है। जस्ते की परत नष्ट हो जाने के बाद भी यशद लेपित वस्तु जंग से सुरक्षित रहती है। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? जस्ते की परत जो है नष्ट हो जाने के बाद भी यशद लेपित वस्तु जंग से सुरक्षित रहती है, क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? तो इसके पीछे कारण है रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी जिंक का ज्यादा है आयरन की तुलना में ऑक्सीजन के प्रति। ऑक्सीजन के प्रति जिंक ज्यादा रिएक्टिव है आयरन की तुलना में, ठीक है। इसीलिए मान लो यहां पर ब्रोकन, नष्ट का मतलब ये नहीं है कि पूरी की पूरी परत ही खत्म हो जाएगी। नष्ट का मतलब है कि अगर मान लो कहीं कहीं से परत अगर टूट जाती है, उसके बावजूद भी जो यशद लेपित वस्तु जो है वो जंग से सुरक्षित रहती है। कहीं कहीं से अगर मान लो टूट जाती है, तो अगर मान लो पूरी की पूरी परत ही झड़ गई, तब तो भाई सीधी सी बात है जंग तो लगनी ही है। लेकिन कहीं कहीं पर अगर टूट जाती है, उसके बावजूद भी जो लोहा है वो सुरक्षित रहेगा। कारण यही है कि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जैसे ही जिंक आएगा, जिंक तुरंत ऑक्साइड बना लेगा। यानी ऑक्सीजन जो है रिएक्ट किससे जाकर करेगी? जिंक से जाकर के करेगी, क्योंकि जिंक जो है ज्यादा रिएक्टिव है ऑक्सीजन के प्रति, राइट। तो यही कारण है, क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है ऑक्सीजन के प्रति आयरन की तुलना में। धातु के गुणधर्मों को बेहतर बनाने की अच्छी विधि मिश्रात्वन है, यानी कि मिश्र धातु का बनाना।
इस विधि से हम इच्छा अनुसार धातुओं के अत्यंत गुणधर्म प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए देखो, लोहा सर्वाधिक उपयोग में आने वाली धातु है, लेकिन कभी भी शुद्ध अवस्था में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। शुद्ध अवस्था में कभी भी इसका उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि जब लोहा अपने शुद्ध अवस्था में होता है ये बहुत ही ज्यादा नरम होता है। अगर नरम रहेगा तो आप इसको कैसे किसी शेप में ढालोगे। अगर थोड़ी सी गर्मी मिल जाएगी शुद्ध लोहा को, तो लोहा जो है वो तो सॉफ्ट है, लोहा बेंड हो सकता है एवं गर्म करने पर सुगमता पूर्वक खिंच जाता है। इसीलिए शुद्ध लोहा का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं अपने दैनिक जीवन में। लेकिन इसमें अगर हम 0.05% जो आयरन है, इसमें अगर हम 0.05% कार्बन मिला दें तो इससे क्या होगा, लोहा जो है कठोर हो जाता है, प्रबल हो जाता है। लोहे के साथ निकल एवं क्रोमियम मिलाने पर हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है, जो कठोर होता है और इसमें जंग नहीं लगता है। स्टेनलेस स्टील है ना, लोहे के साथ अगर आप क्रोमियम को मिला देते हो तो क्या बन जाएगा भाई, स्टेनलेस स्टील बन जाएगा। स्टील यानी कि इस्पात, स्टेनलेस स्टील बन जाएगा। ये स्टेनलेस स्टील कठोर होता है, प्रबल होता है और ना ही इस पर जंग लगता है। शुद्ध लोहा जो है शुद्ध लोहा जो है सॉफ्ट होता है, उसको हार्ड करने के लिए जो है 0.05% कार्बन मिलाया जाता है। इस प्रकार यदि लोहे के साथ कोई अन्य पदार्थ मिश्रित किया जाता है तो इसके गुणधर्म बदल जाते हैं। वास्तव में कई अन्य पदार्थ मिलाकर किसी भी धातु के गुणधर्म बदले जा सकते हैं। यह पदार्थ धातु या अधातु कुछ भी हो सकता है। जैसे यहां पर देखो, शुद्ध लोहा जो है मुलायम था तो इसमें अधातु कार्बन को मिलाया गया इसको हार्ड करने के लिए। यहां पर क्रोमियम को मिलाया गया स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए। अब इस पर जंग नहीं लगेगा। तो मिश्र धातु किसे बोलेंगे, दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण या फिर धातु अधातु का मिश्रण। मिश्र धातु में है ना, मिश्रातु देखो, मिश्रातु या फिर मिश्र धातु बात एक ही है। यहाँ पर मिश्रातु का मतलब मिश्र धातु ही है ना, अलॉय ही है, अंग्रेजी में अलॉय बोलते हैं। तो अलॉय जो है मेटल का हो सकता है, धातुओं का मिश्रण हो सकता है या फिर धातु अधातु का मिश्रण हो सकता है। दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण या फिर धातु अधातु का भी मिश्रण हो सकता है, उसे हम लोग मिश्र धातु बोलते हैं। जैसे स्टील आयरन और कार्बन का मिश्रण होता है। स्टील भी क्या अपने आप में मिश्र धातु है, प्योर आयरन तो नहीं है स्टील, उसमें थोड़ी बहुत मात्रा में जो है कार्बन को मिलाया जाता है उसको हार्ड करने के लिए। इसे तैयार करने के लिए पहले मूल धातु को गलित अवस्था में लाया जाता है एवं तत्पश्चात दूसरे तत्व को एक निश्चित अनुपात में इसमें विलीन किया जाता है। जो मूल धातु है, जैसे शुद्ध आयरन है, ये मूल धातु है, इसको हमें हार्ड करना है तो इसको पिघलाएंगे। इसमें थोड़ी बहुत मात्रा में हम लोग जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में कार्बन को मिलाएंगे, जिससे 0.05% मिलाएंगे, फिर उसको ठंडा करेंगे। ठीक है, फिर उसको ठंडा करेंगे तो आपको जो है एक मिश्रण मिल जाएगा जिसके गुणधर्म पहले से थोड़े बदल जाएंगे, खास करके भौतिक गुणधर्म। शुद्ध सोने को 24 कैरेट कहते हैं। जो शुद्ध सोना होता है, प्योर गोल्ड जो होता है, प्योर गोल्ड जो है 24 कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है तथा यह काफी नरम होता है। इसलिए आभूषण बनाने के लिए यह उपयुक्त नहीं होता है। भाई सॉफ्ट है, काफी सॉफ्ट होता है, तो आभूषण बनाने में कई तरह के शेप जो है दिए जाते हैं, डिजाइन दिए जाते हैं, उन डिजाइनों को बनाना पॉसिबल नहीं है 24 कैरेट के सोने से। तो इसे कठोर बनाने के लिए इसमें चांदी या तांबा मिलाया जाता है। भारत में अधिकांशतः आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग होता है। इसका तात्पर्य यह है कि 22 भाग शुद्ध सोने में 2 भाग तांबा या चांदी को मिलाया जाता है। अगर मान लीजिए गोल्ड एकदम से प्योर है, यानी 24 का 24 भाग हम बोलेंगे कि सोने का है। लेकिन अगर मान लीजिए कि 22 कैरेट कहा जाता है, 22 कैरेट का मतलब ये हुआ कि जो टोटल 24 भाग है, टोटल 24 जो पार्ट है, उसमें से केवल 22 पार्ट ही गोल्ड है, बाकी के 2 पार्ट क्या है, ये तांबा हो सकता है या चांदी हो सकता है। तो अगर 22 कैरेट में हम लोग यहाँ पर 24 पार्ट से जो है डिसाइड करते हैं। प्योर गोल्ड है यानी कि सोना का 24 पार्ट है। अगर 22 कैरेट है यानी कि 24 में से केवल 22 पार्ट ही शुद्ध सोना है, बाकी के 2 पार्ट क्या है, तांबा या चांदी हो सकता है। तो 22 कैरेट है। अगर हम इसमें सोने गोल्ड की अगर हम यहाँ पर या प्योरिटी देखें, कैरेट में हम लोग सोने की शुद्धता मापते हैं, कैरेट में हम लोग सोने की शुद्धता मापते हैं। तो 22 कैरेट में सोने की शुद्धता क्या भाई, तो 22 बट्टे में 24 करेंगे, क्योंकि 24 से ही हम कंपेयर करते हैं।
परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जितना परसेंट आएगा उतना परसेंट जो है सोना है। 22 कैरेट सोने में इतना परसेंट सोना है, 24 भाग में से 22 भाग सोना है, बाकी के 2 भाग में कुछ और ही मिलेगा आपको। और ये जरूरी भी है ताकि सोना को हार्ड किया जा सके, कठोर किया जा सके। यदि कोई धातु पारद है तो इसके मिश्रातु को यानी मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। शुद्ध धातु की अपेक्षा उसके मिश्रातु की विद्युत चालकता तथा गलनांक कम होती है। कोई आपके पास अगर धातु है, उस धातु में आपने मिक्स क्या कर दिया, मरकरी। देखो कोई आपके पास धातु है और इसमें आपने क्या मिला दिया, मरकरी, यानी आपने मिश्र धातु किसका बनाया, मरकरी के साथ किसी धातु का बनाया, तो इसे हम लोग अमलगम कहते हैं। जब आप मिश्र धातु बनाते हैं तो विद्युत चालकता जो है घट जाती है, साथ में गलनांक भी कम हो जाता है। मान लो कि कोई मेटल है, इसकी विद्युत चालकता और इसका जो गलनांक है कम हो जाएगा अगर हम मिश्र धातु इसका बनाते हैं तो। इसकी जो चालकता है गलनांक उच्च है, लेकिन अगर हम इसका मिश्र धातु बना देते हैं तो पूरे मिश्रण की जो चालकता है, विद्युत चालकता और गलनांक जो है वो कम हो जाएगा। उदाहरण के लिए तांबा एवं जस्ते की मिश्र धातु पीतल है और तांबा टीन की मिश्र धातु कांसा है। दोनों विद्युत के क्या है, खराब चालक है। यहां पर कुचालक का मतलब खराब चालक है, लेकिन ताम्र का उपयोग द्वितीय परिपथ बनाने में किया जाता है। हम जानते हैं कि जो तांबा है उसका इस्तेमाल हम लोग घरों में करते हैं क्योंकि विद्युत का बहुत ही अच्छा चालक है। लेकिन तांबे के साथ जब हम लोगों ने जिंक मिला दिया, तांबे के साथ जब हम लोगों ने टीन मिला दिया तो क्या हुआ, अब ये खराब चालक है। यही चीज आपसे कहा गया है। अगर आप देखेंगे सीसा और टीन दोनों का गलनांक उच्च होता है, लेकिन इन दोनों के मिश्रण से बनता है सोल्डर। इसका गलनांक बहुत कम होता है। इसका उपयोग विद्युत तारों को परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है। यही चीज आपसे कहा गया है कि मिश्र धातु का जो गलनांक होता है कम होता है। एग्जाम्पल के रूप में आपको ये दिया गया है, टीन का गलनांक उच्च होता है, सीसा का गलनांक उच्च होता है, लेकिन इन दोनों के मिश्रण से बना हुआ है सोल्डर जो कि मिश्र धातु है, इसका गलनांक बहुत कम होता है। तांबा बहुत ही अच्छा विद्युत का चालक है। सिल्वर के बाद दूसरे नंबर पर ही मैंने आपसे कहा था, सिल्वर और कॉपर में सबसे बढ़िया जो विद्युत का चालक है वो है सिल्वर और दूसरे नंबर पर कॉपर है। बस 19-20 का फर्क है, मैंने आपसे कहा था। बहुत ही अच्छा चालक है, सुचालक है। हम लोग घरों में इस्तेमाल जो है कॉपर वायर ही करते हैं, लेकिन जब हम इसमें टीन मिला देते हैं या फिर जिंक मिला देते हैं तो ये खराब चालक बन जाता है। अब हम लोग कवर करने जा रहे हैं जो सवाल सब दिए गए हैं आपको इस किताब में। जिंक, मैग्नीशियम एवं कॉपर के धात्विक ऑक्साइड को निम्न धातुओं के साथ गर्म किया गया। देखो जिंक ऑक्साइड को गर्म किया गया जिंक के साथ, मैग्नीशियम के साथ, कॉपर के साथ। किस स्थिति में विस्थापन अभिक्रिया घटित होगी, कैसे पता चलेगा, आपको देखना पड़ेगा रिएक्टिविटी सीरीज। जो धातु ऊपर है वो अपने से नीचे वाले के साथ विस्थापन अभिक्रिया कर लेगी। ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड को अगर हम जिंक के साथ गर्म करेंगे तो नहीं भाई, जिंक ऑक्साइड है यहाँ पर तो जिंक को जिंक थोड़ी विस्थापित करेगा। अगर हम मैग्नीशियम की बात करेंगे तो आप यहाँ पर देखो जिंक यहाँ है, मैग्नीशियम यहाँ है। क्योंकि मैग्नीशियम जिंक से ऊपर है तो बिल्कुल यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया जो है घटित हो जाएगी। कॉपर की बात करेंगे, जिंक से नीचे है तो नीचे वाली जो धातु है वो विस्थापन अभिक्रिया नहीं करने वाली है, तो इस केस में विस्थापन अभिक्रिया नहीं होगी। मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम गर्म करते हैं जिंक के साथ, तो मैग्नीशियम ऊपर है जिंक नीचे है, अपघटन विस्थापन अभिक्रिया नहीं होगी, मैग्नीशियम के साथ नहीं होगी। कॉपर, अब देखो मैग्नीशियम जो है यहां है और कॉपर यहां है, तो यहां भी नहीं, यहां भी नहीं। कॉपर ऑक्साइड की बात करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड से जिंक ऊपर है, विस्थापन अभिक्रिया यहां पर हो जाएगी। मैग्नीशियम भी ऊपर है, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी, कॉपर के साथ नहीं। कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है, कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है, तो लिख सकते हो भाई गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये सारे। मिश्र धातु क्या है, यानी कि अलॉय क्या है, मिश्र धातु बोल दो या फिर मिश्र धातु है क्या है, तो दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण या फिर धातु और अधातु का मिश्रण ही मिश्र धातु कहलाता है। अब आखिरी में जो एक्सरसाइज दिया गया है उनके प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। कॉन्सेप्ट वही है, ऊपर वाली धातु नीचे वाली धातु को विस्थापित कर सकती है यौगिक से। तो देखो सोडियम क्लोराइड, विलयन एवं कॉपर धातु। अब देखो कॉपर धातु जो है सोडियम क्लोराइड से बहुत नीचे है। कहाँ सोडियम यहाँ है,
कहाँ, कॉपर यहाँ है, बहुत नीचे है, तो इसके पास इतनी औकात नहीं है कि सोडियम को विस्थापित कर दे। मैग्नीशियम क्लोराइड से क्या मैग्नीशियम को ये एल्यूमिनियम विस्थापित कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैग्नीशियम देख लो ऊपर है एल्यूमिनियम से, मैग्नीशियम ऊपर है एल्यूमिनियम से। आयरन सल्फेट से आयरन को क्या सिल्वर धातु विस्थापित कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सिल्वर देखो नीचे है, सिल्वर नीचे है आयरन की तुलना में। सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को क्या कॉपर धातु विस्थापित कर पाएगी? बिल्कुल, क्योंकि सिल्वर नीचे है कॉपर ऊपर है, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा डी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिल्वर नीचे है कॉपर ऊपर है। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो फ्राइंग पैन का इस्तेमाल हम लोग जो है किचन में इस्तेमाल करते हैं, तो जंग से बचाने के लिए ऐसा तो होगा नहीं कि ग्रीज का इस्तेमाल करेंगे, ग्रीज लगा देंगे उसके ऊपर। भाई जंग से बचाने के लिए ग्रीज का इस्तेमाल किया जाता है, पेंट लगाना भी किया जाता है, जिंक की परत भी चढ़ाया जाता है, लेकिन हमें फ्राइंग पैन को जंग से बचाना है ना, और फ्राइंग पैन का इस्तेमाल हम लोग किचन में करते हैं, उसको गर्म भी करते हैं, तो ऐसे में ग्रीज और पेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, जिंक की परत चढ़ाया जाएगा। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व क्या हो सकता है? देखो कोई धातु है, मान लीजिए कि कोई धातु है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया वो धातु करती है, उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, मतलब वो आयनिक यौगिक है, आयनिक कंपाउंड है। ठीक, आयनिक कंपाउंड सामान्यतः ठोस होता है, सॉलिड होता है। यह यौगिक जल में विलय है, आयनिक यौगिक जल में घुलनशील भी होता है, यह तत्व क्या हो सकता है? अब जैसे कैल्शियम है, अगर कैल्शियम मान लीजिए कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम ऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड बना लेगा। कैल्शियम ऑक्साइड जो है अपने आप में क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड का गलनांक आपको याद है, आपने पढ़ा था पिछले वाले पार्ट में, काफी उच्च होता है, गलनांक उच्च होता है, और साथ में कैल्शियम ऑक्साइड जल में घुलनशील भी है, घुल करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहां पर बना लेगा, यानी कि चूना की बात यहां पर की जा रही है। कैल्शियम ऑक्साइड मीन्स क्या? चूना। ये सही है। अगर हम कार्बन को लेते हैं तो भाई कार्बन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड बन सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन सकता है, जो कि क्या है? गैस है, और ना ही ये कोई आयनिक कंपाउंड है ना। जल में घुलनशील है, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलनशील है, लेकिन इसका गलनांक उच्च नहीं होता है, उच्च गलनांक वाला यौगिक नहीं है, ना ही ये आयनिक कंपाउंड है। सिलिकॉन जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनाएगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अब देखो ये इसका गलनांक उच्च है, लेकिन यह जल में विलय नहीं है। जैसे रेत आप देखते हो जल में नहीं घुलता है, रेत मेनली सिलिकॉन डाइऑक्साइड ही है। लोहा की अगर बात करते हैं तो मान लो ये लोहा है, लोहा का ऑक्साइड अगर आप याद हो, आपने पढ़ा था कि ये लोहा जो है जल में विलय नहीं है। लोहा नहीं, लोहा का जो ऑक्साइड होगा वो जल में विलय नहीं होगा, जल में विलय नहीं होगा, एक है ना, अघुलनशील होगा, इनसॉल्युबल होगा। गलनांक उच्च हो सकता है, गलनांक उच्च हो सकता है, लेकिन ये जल में घुलनशील नहीं है। हमें क्या चाहिए? हमें तो चाहिए कि उच्च गलनांक वाला भी हो और साथ में जल में विलय भी हो, तो केवल कैल्शियम ही है। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है। भाई खाने पीने की चीज जो है रखी जाती है डिब्बे के अंदर, तो वैसे डिब्बे में जो है, वैसे डिब्बे के ऊपर टीन की लेप होती है, ना कि जिंक की लेप होती है, क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक जो है अधिक अभिक्रियाशील है। टीन जो है वातावरण में उपस्थित पदार्थों के साथ आसानी से अभिक्रिया जो है नहीं करने वाला है। जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, ये कर सकता है, और हो सकता है कोई टॉक्सिक सब्सटेंस बना ले और इसमें खाने पीने की चीजें हैं तो वो भी टॉक्सिक हो जाए। तो सी हमारा राइट आंसर। आपको एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार एवं स्विच दिया गया है। आपके पास हथौड़ा है, बैटरी है, बल्ब है, तार है, स्विच है। इनका उपयोग कर धातुओं एवं अधातु के नमूने के बीच आप विभेद कैसे कर सकते हैं? आपको ये सारी चीजें दी गई हैं और आपको धातु अधातु के बीच में अंतर जो है पता करना है। तो कैसे पता करेंगे भाई? हथौड़े का इस्तेमाल कैसे करेंगे धातु अधातु में अंतर जानने के लिए? हम लोगों ने पढ़ा था धातु आघात वर्ध होती है, तो हमारे पास बहुत तरह के पदार्थ होंगे, हम हथौड़े से प्रहार करेंगे, प्रहार करने के बाद अगर वो नहीं टूटता है, पतला होता जाता है, तो समझ जाएंगे कि वो धातु है। अगर वो टूट जाता है तो समझ जाएंगे कि अधातु है, क्योंकि धातु आघात वर्ध होती है, अधातु आघात वर्ध नहीं होती है। उसके बाद इन सारे चीजों का इस्तेमाल कैसे करेंगे धातु अधातु में अंतर पता करने के लिए? तो हम क्या करेंगे, एक सर्किट बना लेंगे। भाई बैटरी है हमारे पास, उससे तार को जोड़ देंगे, स्विच लगा देंगे और बल्ब लगा देंगे।
बैटरी है, बल्ब है, तार है और स्विच है। जैसे मान लीजिए कि हम एक सर्किट बनाते हैं, ये हमारा बल्ब हो गया, ठीक, यहां से हमने ब्रेक कर दिया है, ठीक है, मान लो ये ए है और ये बी है, यहां हमने बैटरी को जोड़ दिया है और यहां पर मान लो हमने स्विच लगा दिया है ना, ये स्विच है, यहां हमने स्विच लगा दिया है। तो बल्ब है, तार है, स्विच है, बैटरी है। अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो ए और बी है इसके बीच में अलग अलग पदार्थों को कनेक्ट करके देखेंगे। अगर बल्ब जल जाता है तो वो धातु है, अगर बल्ब नहीं जलता है तो वो अधातु है। क्योंकि हम जानते हैं जो धातु है विद्युत के सुचालक होते हैं, अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं। कुछ अपवाद हो सकते हैं जैसे कि कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म में। धातु एवं अधातु में वेदन के लिए इन परीक्षणों की उपयोगिता का आकलन कीजिए। मतलब इन सारे चीजों का इस्तेमाल जो है आपने किया धातु और अधातु में अंतर पता करने के लिए। तो आखिर में आपने क्या चेक किया, आपने क्या ऑब्जर्व किया, है ना। धातु एवं धातुओं के वेदन के लिए इन परीक्षणों की उपयोगिताओं का आकलन कीजिए। तो हमने यहां पर इस्तेमाल किया आघातवर्ध, हमने आघातवर्धता को चेक किया और विद्युत के चालकता को चेक किया। यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमने आघातवर्धता को चेक किया और हम लोगों ने यह देखा कि कौन सा पदार्थ विद्युत का चालक है, कौन सा नहीं है। जो चालक है वो धातु है, जो चालक नहीं है वो अधातु है। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? दो उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण दीजिए। तो जिंक ऑक्साइड आपको याद रखना है और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड आपको ध्यान में रखना है। उभयधर्मी ऑक्साइड वो होते हैं जो अम्लीय भी होते हैं और क्षारकीय भी होते हैं। दो धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे तथा दो धातुएं जो ऐसा नहीं कर सकती है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में यहां आ जाइए। रिएक्टिविटी सीरीज में जो धातु हाइड्रोजन से ऊपर है वो अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगी और जो धातु नीचे है वो विस्थापित नहीं कर पाएगी, वो विस्थापित नहीं कर पाएगी। जैसे मान लीजिए ये जिंक है और आपने अम्ल के साथ अभिक्रिया करवा दिया तो ZnCl2 बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर मुक्त हो जाएगी। लेकिन यहीं पर अगर आप ये ले लेते हो, मान लो कि आपने सिल्वर ले लिया और यहाँ पर HCl ले लिया, नो रिएक्शन, ठीक है। तो जो धातु रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है वो अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर पाएगी और जो नीचे है वो नहीं कर पाएगी, ठीक। तो दो धातु जो ऐसा नहीं कर पाएगी तो इसमें आप सिल्वर ले लो, आप कॉपर भी ले सकते हो, आप यहाँ पर गोल्ड भी ले सकते हो, ठीक, प्लेटिनम भी ले सकते हो, यहाँ पर आप सोडियम ले सकते हो, बहुत सारे हैं, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कई सारे हैं। किसी m धातु के विद्युत अपघटनी परिष्करण में आप एनोड, कैथोड एवं विद्युत अपघट्य किसे बनाएंगे? बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा दिया है कि आप क्या करेंगे भाई। कुछ ज्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा करते हैं। आप लेंगे दो इलेक्ट्रोड लेंगे, एक पतला और एक मोटा लेंगे, एक पतला और एक मोटा लेंगे, बैटरी से कनेक्ट करेंगे। अच्छा, जो पतला होगा वो आपका कैथोड होगा, वो कैथोड होगा, ठीक है। कैथोड कैसा होता है? निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है और ये प्योर मेटल का होता है। यानी ये जो धातु M है इसका प्योर फॉर्म हम लोग यहां पर लेंगे, प्योर फॉर्म में ये आपका एनोड हो जाएगा, ठीक है। यहां हम लोग क्या लेंगे? इम्प्योर M लेंगे। ये जो धातु है जो कि अशुद्ध है वही हम लोग यहां पर लेंगे और ये आपका एनोड हो जाएगा। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे एनोड को, नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे कैथोड को। यहां पर रिडक्शन होगा और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। यहां पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, ठीक। और उसके बाद आपने क्या पढ़ा? आपने ये पढ़ा कि हम लेंगे यहां पर इलेक्ट्रोलाइट, हम लोग यहां पर लेंगे इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट्य लेंगे इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग क्या लेते हैं? जो ये धातु है जिसको आप शुद्ध करने जा रहे हो उसी का सॉल्ट सोल्यूशन ले लेंगे, ठीक है। तो अम्लीकृत है ना, अम्लीकृत जो है धातु M का लवण विलयन ले लेंगे। एसिडिफाइड सॉल्ट सोल्यूशन लेंगे इसी धातु M का, ठीक है। जैसे अब मान लो कि कॉपर धातु है तो इम्प्योर कॉपर का हम लोग क्या बनाएंगे? एनोड बनाएंगे। ये थोड़ा मोटा रखेंगे, ये मोटा ही होगा
और प्योर कॉपर का कैथोड बनाएंगे, ये पतला होगा ताकि प्योर कॉपर जो है इस पर आकर जमा हो जाए और ये मोटा हो। और कॉपर सल्फेट साथ में थोड़ा बहुत अम्ल डाल करके हम लोग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं और यहाँ से विद्युत का चालन होता है। बस हो गया, यही चीज़ आपको यहाँ पर बताना था। आप एनोड, कैथोड एवं विद्युत अपघट्य किसे बनाएंगे? तो इम्प्योर एम को हम लोग इम्प्योर एम का एनोड बनाएंगे, प्योर एम का कैथोड बनाएंगे और विद्युत अपघट्य के रूप में हम लोग इसी का सॉल्ट सोल्यूशन लेंगे। थोड़ा बहुत हम लोग उसमें डालेंगे चालकता को बढ़ाने के लिए, कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। प्रत्यूष ने सल्फर चूर्ण को स्पैचुला में लेकर उसे गर्म किया। चित्र के अनुसार एक परख नली को उल्टा करके उसने उत्सर्जित गैस को एकत्र किया। क्या हुआ? स्पैचुला में सल्फर पाउडर लिया और उसको गर्म किया। यहां से जो है धुआं निकला, उसको ऐसे ट्रैप कर लिया परख नली को ऐसे डाल करके। अब देखो क्या कहा गया है, गैस की क्रिया क्या होगी? सूखे लिटमस पत्र पर। गैस की क्रिया क्या होगी? सूखे लिटमस पत्र पर, आर्द्र लिटमस पत्र पर। अच्छा, सल्फर को अगर आप जलाते हो तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा और ये अधातु का ऑक्साइड है ना, ये अधातु का ऑक्साइड है। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, यानी जल में आप इसको अगर घोलते हैं तो यहां से आपको एक अम्ल मिलेगा। अब गैस की क्रिया क्या होगी? सूखे लिटमस पत्र पर। भाई लिटमस पत्र कलर तभी चेंज करेगा जब वो अम्ल के कांटेक्ट में आएगा। गैस के कांटेक्ट में अगर ये सूखा लिटमस पत्र आता है तो कलर चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर अभी कोई अम्ल नहीं बना है, जिससे ये लिटमस पेपर, मान लो कि ब्लू लिटमस पेपर आपने लिया और वो रेड में कन्वर्ट हो गया, तो ऐसा काम तो अम्ल कर पाएगा। अभी अम्ल बना कहाँ है? गैस निकली है और हमने एक ड्राई लिटमस पेपर ले लिया है। अगर मान लो कि हम आर्द्र लिटमस पत्र लेते हैं तो क्या होगा? ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है आर्द्र लिटमस पेपर में जो जल है उसके कांटेक्ट में आएगा और यहां पर बन जाएगा सल्फ्यूरस एसिड, है ना, सल्फ्यूरस एसिड। अब सल्फ्यूरस एसिड है, ये क्या करेगा भाई? H+ देगा, अपना अम्लीय व्यवहार दिखाएगा और ये ब्लू लिटमस पेपर जो है रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये कब? जब लिटमस पेपर क्या है? आर्द्र है, यानी उसमें पानी है। जब तक पानी नहीं मिलेगा सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्म में ही वो गैस रहने वाली है, ठीक है। और लिटमस पत्र भी क्या है? ड्राई है, तो ऐसे में कोई कलर चेंज नहीं होगा, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इस वाले केस में बोल सकते हो कि ब्लू लिटमस पेपर जो है रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ऊपर की अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक अभिक्रिया लिखें। तो सल्फर ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया तो सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पर बन गया, और उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड ने जल के साथ अभिक्रिया किया तो यहाँ पर जो है सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। एक सल्फर यहाँ पर, एक सल्फर यहाँ पर है, 3 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 3 ऑक्सीजन यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके बताएं। कई सारे तरीके हैं, पेंट लगा दो, ग्रीज लगा दो, है ना, जिंक की परत चढ़ा दो। ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती है? तो अभी आपने देखा कि ये अधातु है, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर के एक ऑक्साइड बना सल्फर डाइऑक्साइड। इस सल्फर डाइऑक्साइड को अगर आप जल में घोलते हो, कहने का मतलब जल के साथ अभिक्रिया करवाते हो, तो यहां पर क्या बन जाएगा? सल्फ्यूरस एसिड बन जाएगा। तो अम्ल बनाया ना ये ऑक्साइड, अगर अम्ल बनाया तो हम बोलेंगे ये अम्लीय ऑक्साइड है, जबकि धातु का ऑक्साइड क्षारकीय होता है। कारण बताना है आपको। प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। देखो प्लेटिनम, सोना, चांदी, इनका संक्षारण जो है कम होता है, ये बहुत ही कम रिएक्टिव है। ऑक्सीजन के साथ, जल के साथ, अम्ल के साथ इनका रिएक्शन जो है नहीं होता है। इन सारे से, चाहे ऑक्सीजन हो, जल हो, अम्ल हो, इनके साथ ये अभिक्रिया जो है नहीं के बराबर करते हैं। इनका संक्षारण बहुत ही कम होता है, साथ में इनमें जो है अच्छी खासी चमक होती है। ये मुख्य रूप से 2 कारण हैं जिसके लिए आभूषण बनाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। क्यों? क्योंकि सोडियम, पोटेशियम और लिथियम ऑक्सीजन और जल के प्रति इतने ज्यादा रिएक्टिव हैं, इतनी तीव्र अभिक्रिया ये करते हैं ऑक्सीजन के साथ भी और जल के साथ भी, कि ऊष्मा का उत्सर्जन इतना ज्यादा होता है कि इसमें आग पकड़ लेता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है और ऊष्मा का उत्सर्जन उतना होता है कि हाइड्रोजन गैस जल उठती है और इन सारे में आग पकड़ लेता है। तो ऑक्सीजन और जल के संपर्क, ऑक्सीजन और जल के साथ जो है संपर्क इनका ना हो, इन सारे का ना हो, इसलिए इसे तेल के अंदर जो है स्टोर करके रखा जाता है। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम तीनों के बारे में आपको याद रखना है।
एल्यूमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। कहा जा रहा है कि एल्यूमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। आपने पढ़ा था एल्यूमिनियम को अगर आप सामान्य ताप पर डाल देते हो, है ना, तो जो आपके घर में बर्तन है एल्यूमिनियम का वो भी क्या है, सामान्य ताप पर है। इसके ऊपर क्या होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। इसके ऊपर जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। मान लीजिए कि आपके पास ये एक बर्तन है, ठीक, ये एक बर्तन है, तो क्या होगा, सामान्य ताप पर धीरे धीरे जो है इसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाएगी। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो है परत चढ़ जाएगी इसके ऊपर। तो इससे क्या होगा कि जो एल्यूमिनियम है इसका संक्षारण भी नहीं होगा, साथ में जो भी आप खाद्य पदार्थ इसमें डालेंगे वो डायरेक्ट एल्यूमिनियम के कांटेक्ट में भी नहीं आएगा, वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के कांटेक्ट में आएगा। ये रीजन है। निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। तो सल्फाइड अयस्क के लिए क्या है, भर्जन है, रोस्टिंग है। सल्फाइड अयस्क को गर्म किया जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। कार्बोनेट अयस्क के लिए क्या है, निस्तापन है ना। कार्बोनेट अयस्क को गर्म किया जाता है ऑक्सीजन की सीमित मात्रा में, वायु की सीमित मात्रा में या फिर वायु की अनुपस्थिति में। रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में भेद कीजिए। आपको धातु अधातु में अंतर बताना है, लेकिन रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर। तो धातु अधातु में कुछ अंतर दिए गए हैं। जैसे यहां पर देखो, जब धातु ऑक्सीजन के साथ गर्म किया जाता है तो ये आयनिक ऑक्साइड बनाती है, क्षारीय प्रकृति की होती है। सीधा याद रखो, धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ये एक रासायनिक गुणधर्म के आधार पर अंतर है। धातु के बारे में मैंने आपको समझाया था कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव ये होते हैं और अधातु जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो ये पहला अंतर, ये दूसरा अंतर। उसके बाद धातुएं अपचायक होती है, रिड्यूसिंग एजेंट होती है, क्योंकि धातुओं को इलेक्ट्रॉन त्यागना पसंद है ना, धातुओं को इलेक्ट्रॉन जो है त्यागना पसंद है। तो धातु जो है खुद तो ऑक्सीडाइज हो गया, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को जो रिड्यूस करेगा वो तो, इस इलेक्ट्रॉन को जो एक्सेप्ट करेगा वो तो रिड्यूस हो जाएगा। तो धातुएं जो होती है रिड्यूसिंग एजेंट है, अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को थमा करके रिड्यूस कर देता है। जबकि अधातुएं ऑक्सीकारक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। जैसे कि क्लोरीन इस क्लोरीन जो है इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को जिसने एक्सेप्ट किया उसका क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया और खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाएगा। राइट, ये समझ में आया आपको। रिड्यूसिंग एजेंट क्यों बोलते हैं। अभी देखो सोडियम का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। इस क्लोरीन को मान लीजिए, इस इलेक्ट्रॉन को मान लीजिए कि क्लोरीन ने एक्सेप्ट किया, तो यहां पर क्या हो गया, क्लोरीन माइनस Cl माइनस बना। यहां पर इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। भाई जिसका रिडक्शन होता है उसे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। समझ में आया कैसे बोलते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन इसने प्राप्त किया, आखिर किसी ने तो छोड़ा होगा ना, किसी ने तो छोड़ा होगा, जिसने छोड़ा होगा उसका ऑक्सीडेशन हुआ होगा, और जो ऑक्सीडेशन कर दे उसी को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो क्लोरीन ने ऑक्सीडेशन किया है इस सोडियम का। उसके बाद बस 1 2 3 ये रासायनिक गुणधर्म है मुख्य रूप से, 1 2 3 ये आप बोल सकते हो। बाकी ये सब हम लोगों ने पढ़ा था भौतिक गुणधर्मों के अंदर, ठीक है। ये सब और भी रासायनिक गुणधर्म हो सकते हैं, यहां पर जो लिस्ट है उसमें ये 3 है। अब देखो, एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सुनार बनकर जाता है, उसने पुराने एवं मलिन सोने के आभूषणों में पहले जैसी चमक पैदा करने का ढोंग रचाया, है ना। एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सुनार बनकर जाता है, उसने पुराने एवं मलिन सोने के आभूषणों में पहले जैसी चमक पैदा करने का ढोंग रचाया कि माता जी बहन जी अपना सोना दीजिए, जो मलिन पड़ गया पुराना हो गया, एकदम बढ़िया चमक जो है वापस से मैं ला दूंगा। कोई संदेह किए बिना ही एक महिला अपने सोने के कंगन उसे देती है, जिसे वह एक विशेष विलयन में डाल देता है। कंगन नए की तरह चमकने लगते हैं, लेकिन उनका वजन अत्यंत कम हो जाता है। वह महिला बहुत दुखी होती है तथा तर्क वितर्क के पश्चात उस व्यक्ति को झुकना पड़ता है। एक जासूस की तरह क्या आप उस विलयन की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं। देखो, सोना जो है पहले की तरह चमकने लगा, लेकिन उसका वजन कम हो गया। तो अगर आपको ये चीज पता करना होता कि भाई कैसे, ये क्यों हुआ, तो आप कैसे पता लगाते हैं कि वो विलयन की प्रकृति क्या है जिसमें उसने सोना को डाला था।
तो एक्वा रेजिया है, अम्लराज है ना। अम्लराज HCl प्लस HNO3 का मिश्रण है, 3:1 के रेशियो में बनाते हैं, दोनों के दोनों सांद्र होते हैं, इसे हम लोग अम्लराज बोलते हैं, एक्वा रेजिया बोलते हैं। ठीक, एक्वा रेजिया बोलते हैं। तो एक्वा रेजिया में जब आप सोना को डालेंगे तो क्या होगा, कुछ सोना उसमें घुल जाएगा, थोड़ी बहुत रह जाएगा। तो कुछ सोना जब इस विलयन में घुल गया तो अब सोना का वजन तो डेफिनेटली जो है वो कम हो जाएगा। तो यही चीज किया था, ये जो विलयन है एक्चुअल में क्या था, एक्वा रेजिया। गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं, इसका कारण बताइए। देखो तांबा जो है ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तांबा ठंडे जल के साथ, गर्म जल के साथ, भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। लेकिन इस्पात में क्या है, लोहा है भाई। लोहा आपने पढ़ा था कि किसके साथ अभिक्रिया कर लेता है, गर्म जल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर लेता है। माफ करिएगा, गर्म जल के साथ नहीं, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन ये सारे जो है केवल भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं, स्टीम के साथ करते हैं। ठीक, तो गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है क्योंकि तांबा है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये जल के साथ अभिक्रिया करते ही नहीं है। लेकिन जो एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है, ये जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, लेकिन जब जल जो है भाप के रूप में हो। इसीलिए तांबे का उपयोग होता है गर्म जल का टैंक बनाने में, ना कि इस्पात का, क्योंकि इसमें लोहा है। तो इसी के साथ ये जो हमारा पार्ट 3 है ये समाप्त होता है और ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। ठीक है, अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे कार्बन एवं उसके यौगिक। मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू सो मच।